चले जी थोड़ा साइलेंट प्लीज। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताइए मुझे ऑनलाइन पे भी आवाज आ रही है? जी खवातीन आजाद मुझे रिप्लाई कर दिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी मैं स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और करम करने वाला है। और हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं दिसंबर 21 के लिए एसबीआर स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। अच्छा आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि जिनका प्रोफेशनल मॉड्यूल में फर्स्ट एग्जाम है? प्रोफेशनल मॉड्यूल में फर्स्ट एग्जाम है कौन सा दिया? अच्छा टैक्स। फर्स्ट है एग्जाम। अच्छा और यहाँ पे भी पूछ लेते हैं ऑनलाइन में। अच्छा इस सवाल के हम पूछने का कतई मकसद ये नहीं है कि किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है? जिसने मतलब प्रोफेशनल मॉड्यूल का कोई पेपर देता है तो वो चौड़ा में हो जाए, आई मीन के व्हाटएवर कुछ भी है। अभी फहीम ने बोला सर थोड़ा गुस्सा कम, आराम आराम से आ जाओ, जल्दी आ जाओ बेटा, जोर क्लोज करते। थैंक यू। तो द पॉइंट इज दैट के ठीक है प्रोफेशनल मॉड्यूल का फर्स्ट एग्जाम। अच्छा वैसे अगर एसीसी का सीक्वेंस देखा जाए ना तो एसबीआर प्रोफेशनल मॉड्यूल का फर्स्ट एग्जाम है, ठीक है ना? प्रोफेशनल मॉड्यूल का फर्स्ट एग्जाम है। ये तो हम पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ठीक है ना, तो तालिबान भी बराबर में, तो हम थोड़ी सी चीजें जो है वो क्या कर लेते हैं, अरे कर लेते, कोई इशू नहीं है। अगर आपने प्रोफेशनल मॉड्यूल का कोई एग्जाम दिया हुआ तो दैट्स गुड, नहीं तो हम आपको यहाँ पे बताएंगे कि प्रोफेशनल मॉड्यूल को एक एग्जाम के अंदर असल में मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ प्रोफेशनल मॉड्यूल के एग्जाम, उसके अंदर ये होता है कि एक चीज होती है आपकी नॉलेज और एक एग्जाम टेक्निक। एफएम के स्किल मॉड्यूल के अंदर जितने भी एग्जाम्स है ना उसके अंदर नॉलेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टेक्निक मैं ये नहीं मानता कि यूज नहीं होती, कंपैरेटिवली कम, लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम टेक्निक है ना वो बड़ा क्रिटिकल रोल जो है ना वो प्ले करती है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम टेक्निक। और जिन लोगों ने एएफएम पढ़ा है उनको अंदाजा है अभी लास्ट टाइम तो पढ़ा है कि एग्जाम टेक्निक का रोल जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू मीट द एग्जामिनर एक्सपेक्टेशन। यही कुछ यहाँ पर भी है। अच्छा स्टार्ट करते हैं चीजें ना, एसबीआर क्या है सारे मैटर किस तरीके से वर्कआउट होगा ओवरऑल। अच्छा सबसे पहली बात तो मैंने ये मेंशन किया कि एक प्रोफेशनल लेवल एग्जाम है। प्रीवियसली आप लोगों ने जो पढ़ा है ना वो एफआर पढ़ा है, सबको पता होगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपने पढ़ा है। अच्छा प्रीवियस आपने एफआर पढ़ा है, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है आपने, आपको यहाँ पर एफआर जो है ना वो दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। मतलब एफआर की नॉलेज जरूर यूज होगी, लेकिन जो यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए ना अगर वो ये समझते हैं, मैं आपको पहला स्टेटमेंट कह रहा हूँ, पहला स्टेटमेंट ये कि अगर आप ये समझते हैं कि लेट्स सपोज तुम लोगों ने एटीएक्स का पेपर दिया, तो एटीएक्स से पहले पेपर नाम क्या था? टीएक्स। टीएक्स का एडवांस एटीएक्स। तुम लोगों ने एफएम का एडवांस एएफएम। अच्छा ऑडिट एश्योरेंस का एडवांस ट्रिपल ए, ठीक है? और इस तरीके से पीएम का एडवांस। अच्छा इसका जो नाम है वो एफआर एएफआर नहीं है, तो मतलब द पॉइंट इज ये ऐसे नहीं तो कल आ रहे होना चाहिए एसबीआर, ये कोई ना कोई रीजन है। एसबीआर जो है वो एएफआर नहीं है। हाँ मैं ये जरूर कहूंगा एएफआर एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि वो सिलेबस इंक्लूड है एसबीआर के अंदर। और भी आसान जाऊं तो मैं ये कहूंगा देखो एफआर में तुमने प्राइमरीली क्या पढ़ा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना? अब हम यहाँ पर एसबीआर में एएफआर का मतलब एडवांस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो पढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और है। यानी कि जो एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन है ना, वो एक्सपेक्टेशन जो है वो रिपोर्टिंग के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से थोड़ा सा बढ़ के, वो क्या है एडवांस आपको बताया जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं लास्ट टाइम एक आर्टिकल भी आया हुआ था और बड़ा हॉट इशू भी है अभी
ये एक अलग बात है। हम अपने आप को बहुत डिग्रेड समझते हैं, बेशक जो है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही है, लेकिन हम उसको बड़ा वो समझते हैं। व्हाटएवर, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं पूछा किसने किसको वोट डाला, वैसे मैंने पीपल्स पार्टी को डाला था, वैसे मैं बात कर रहा हूँ। तो लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इमरान खान की। क्लाइमेट चेंज के ऊपर उसने बहुत बात की, ठीक है ना, और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट रिपोर्टिंग के अंदर क्या होगा, लास्ट टाइम एग्जामिन हुआ। मैं ये नहीं कह रहा इमरान खान की वजह से एग्जामिन हुआ है, आई मीन कि उसका इम्पैक्ट हमारे फाइनेंशियल बॉडीज पे और उसके बाद स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिपोर्टिंग में क्या एस्पेक्ट्स होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से इम्पैक्ट्स अगर हैं तो एसेट क्विकली डिटोरिएट हो रहे हैं। लेट्स सपोज आपके पास वेदर चेंज की वजह से रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज है बिजनेस की। तो मैं स्ट्रैटेजी की बात तो नहीं कर रहा, इस वे पढ़ना जाके नई अपॉर्चुनिटी की स्ट्रैटेजी क्या होगी, लेकिन उसकी वजह से बिजनेस इंपैक्ट्स क्या है और फिर उसका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होगा, वो एग्जामिन हुआ। अब आप और सोचें क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट रिपोर्टिंग के अंदर दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मैं कहूं कि F7 आपने पढ़ा तो उसका एडवांसमेंट बना, एक जनरल एग्जांपल मैंने आपको दी, ऐसे बहुत सारी चीजें। लेकिन याद रखिएगा एसीसी में अगर मैंने ये बोला ना कि बहुत सारी चीजें, तो बहुत सारी चीजों को स्कोप होगा। एसीसी में ऐसा नहीं होता वो आउटसाइड द स्कोप जाके कोई चीज पूछे, वो सिलेक्टेड बात कर देता है पहले कि ये मैं ये एग्जामिन करूंगा और उसकी बाउंड्रीज में लेते हुए एग्जामिन करूंगा, ठीक है। ऐसे ही हम आज के नए दौर के अंदर ट्रांजैक्शंस के बारे में सोच रहे हैं कि हम बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शंस करेंगे, लेकिन इसके ऊपर प्रॉपर कोई गाइडलाइन नहीं है। लेकिन अगर किसी कंपनी ने चार्ज कर दिया क्रिप्टो, आपको पता है टेस्ला ने जो है वो बताया उसने कि भाई मैंने तो बिटकॉइन में क्या किया था, इन्वेस्टमेंट की थी। अब अगर टेस्ला तो लिस्टेड है न्यूयॉर्क के अंदर, अब कोई रोक थोड़ी, IFRS के अंदर नहीं बताएगा क्रिप्टो को कैसे रिपोर्ट करेंगे। तो क्या IFRS ने नहीं बताया तो क्या दुनिया में जो लीगली अलाउड है वो ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे? अब उसने कर लिया तो हम तो अकाउंटेंट्स बैठे हुए होंगे, अभी रिपोर्ट कैसे करें? अब मल्टीपल इश्यूज लाइक दिस। मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें ये माइंडसेट कराना चाह रहा हूँ कि देखो तुम जो सोचो पेपर के बारे में, उसकी जो राइट अप्रोच होनी चाहिए उस तरीके से सोचो। ये पेपर एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिर्फ नहीं है, एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अभी मैं बता दूंगा 55% सिलेबस का मेजर एरिया एडवांस स्टैंडर्ड है, लेकिन सिर्फ एडवांस स्टैंडर्ड होने की वजह से पास नहीं हो सकता। 40 to 45% एड-ऑन्स है। वो एड-ऑन्स क्या है, उसका एक अम्ब्रेला है, उसका स्कोप है, वो मैं बताऊंगा, एथिक्स है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, करंट डेवलपमेंट्स हैं, ये सब चीजें इसके अंदर अभी आगे चल के बात करेंगे। सबको पता है आपके पास 100% कंपलसरी एग्जाम है, आपके पास आज भी खड़ा हो जाए तो आपके पास 11 हफ्ते, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं SBR और SBL के अंदर टाइम जो है ना बड़ा लिमिटेड होता है, खास तौर पर आपका जो ऑप्शनल एग्जाम है उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो प्रीवियस से कनेक्ट होकर फिर आगे चलते हैं। SBR बहुत एक्सटेंसिव सिलेबस है, यानी कि आपके अंदर कब खत्म होगा, ये बातें चलती रहेंगी इसमें। लेकिन मैं आपको बता दूं एक बात, आपकी पॉजिटिव बात क्या है, इसका रिजल्ट का प्रोपोर्शन एक्सेप्ट लास्ट सेमेस्टर, अभी आगे चल के बताऊंगा, बहुत अच्छा है। यानी कि अगर कोई ऑप्शनल पेपर दे के आया तो उसका रिजल्ट 35 33 ऐसी परसेंटेज होता है, ATX का भी 36 37 ऐसे ही है, AFM का भी 34 33 इस तक 35 के अंदर होता है, कभी कभार 40 हो जाता है। ऑप्शनल पेपर का रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन SBL का जो रिजल्ट है वो हमेशा 40% अबव होता है। अभी मैं बोल रहा हूँ 40% अबव होता है, लास्ट सेमेस्टर को हटा दो ना तो इसका रेडियस बनता है ऑलमोस्ट 48 to 50%। इससे फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में इसका रिजल्ट 44% गया। मार्च के एग्जाम की बात कर रहा हूं, जून का भी हमें पता नहीं, बल्कि इनफैक्ट सॉरी जून का हमें पता है, सितंबर का हमें पता नहीं, अभी सितंबर का हो जाएगा तो हम बात करेंगे। 12 अच्छा, अब सबसे पहली बात ये कि हम जो सबसे पहले एक काम करें ना, वो एक काम ये करें कि हमें ये चाहिए कि हम एक अप्रोच सेट कर लें अपने पढ़ने की, क्योंकि अगर हम अप्रोच सही नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता होगा कि एज अ पायलट हमें अपने एयरक्राफ्ट को कहां लैंड करना है। पर डेफिनेटली जो है इसके अकॉर्डिंगली जो है हमारा जहाज जो है वो क्रैश कर जाएगा, व्हाटएवर यार। या ये नहीं भाई, बीच में पाकिस्तान को लेके जाना और नेगेटिव बात की ना, रजिस्ट्रेशन कैंसिल, रजिस्ट्रेशन करा दूंगा रजिस्ट्रेशन।
पाकिस्तान के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करेगा, बी पॉजिटिव, ठीक है। पता नहीं है बराबर में तालिबान भी आ गए, ठीक है ना। सब अच्छा, सबसे पहली बात ना, सीधी बात है, देखो यार मैं कुछ अप्रोच की बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो। ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, उसको समझिएगा। क्योंकि देखो जब तक हम अपना माइंडसेट डेवलप नहीं करेंगे ना, हमारा ट्रैक सही नहीं, हमारा ट्रैक सही वे पे जाएगा नहीं। और ये सिर्फ पहली क्लास के भाषण नहीं है, ये बड़े काम की बात है, ठीक है ना। आप एसबीआर को पढ़ें, इसी तरीके से पढ़ें। देखिए सबसे पहली बात, मैंने बीच में जो पिक्चर मेंशन की, दैट इज अबाउट द माइंडसेट ना। हम आज जो भी कर रहे हैं ना, वो सब माइंडसेट कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं वो पहली क्लास में क्या होता है, यार वो बस सर ने बस वो ओरिएंटेशन दी थी, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो फर्स्ट क्लास होती है ना, उसके अंदर चीजें जो है वो अप्रोच के थ्रू अप्रोच डेवलप होती है, माइंडसेट। अच्छा, अगर मैं अभी माइंडसेट की बात करूं तो इस वक्त करंटली जो करंट आपने पास वर्किंग कर रहे हैं, अभी मैं अगर आपसे बात करूं इस वक्त राइट नाउ आपका माइंडसेट क्या है, तो मैं अगर आपसे एक वर्ड पूछूं अकाउंटिंग, नोट आउट नहीं करें, आराम से देखें उसको, सब मिल जाएगा आपको। सबसे पहले मैं आपसे बात बोलूं, भाई आप बिजनेस स्टडीज में हैं, यू पीपल आर द पार्ट ऑफ द बिजनेस स्टडीज। अब बिजनेस स्टडीज के अंदर अगर मैं कहूं अकाउंटिंग, तो एक इंप्रेशन तो आपके माइंड में होना चाहिए ना। सबसे पहले अकाउंटिंग, तो अगर मैं आपसे पूछूं अकाउंटिंग का मतलब आपका इंप्रेशन क्या है, आप कहेंगे सर अगर मैं अकाउंटेंट हूं तो मैं एक कंपनी में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन ट्रांजैक्शंस को क्या करूं, मतलब उसको लॉजिकल मैनर पे उसको रिकॉर्ड कर लूं, और मतलब ईयर एंड पे जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको प्रेजेंट कर दो, रिपोर्ट कर, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहली बात, हाँ, अच्छा जो रिपोर्ट करूंगा वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड करूंगा, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा, दुनिया में बहुत सारे तरीकों से ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट किया जाता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स भी है, ठीक है ना। आपके पास वर्ड गैप पे हम बाद में बात करेंगे, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स भी है, और भी दुनिया में डिफरेंट स्टैंडर्ड्स भी है। मलेशिया का अपना स्टैंडर्ड, चाइना है, जापान है, इनका अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हम दुनिया में जो ज्यादातर कंट्रीज में फॉलो किया जाने वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आईएसबी के थ्रू, वो आईएफआरएस। तो हम ये बात करेंगे कि भाई एज एन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव और इंटरनेशनल स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम आईएफआरएस को फॉलो करते हुए अपने अकाउंट्स को प्रेजेंट करें, एक बात, ये हमारा माइंडसेट। अच्छा, फिर हमारा माइंडसेट ये कहता है कि भाई देखिए कोई भी ट्रांजैक्शन हमें पता चले ना, तो हमें सिर्फ एक बात समझ में आनी चाहिए, वो ये कि हम किस तरीके से इनकम स्टेटमेंट, किस तरह से बैलेंस शीट और किस तरह से कैश फ्लोज बना दें। यानी कि यहां ट्रांजैक्शन बताओ, यहां हमें ट्रांजैक्शन पता चले, हम फॉरन नंबर्स गेम पे क्या करें कि इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में पुट कहां पर होगा, उसकी वैल्यूज कहां पर आएंगी, एक बात। अच्छा, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स, ठीक है जी, F7। और एज एन अकाउंटेंट मेरा काम क्या है, मैं मेकर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां पे बैठा हुआ हर स्टूडेंट उसका माइंडसेट ये कि मैं एफआर पढ़ चुका हूं, मैं इसलिए पढ़ने आ रहा हूं एसबीआर, क्योंकि मुझे मिसाल के तौर पे अगर लीजिंग बताई गई है लेसी पर्सपेक्टिव से, तो सर बताएंगे लेसर, मैं तो थोड़ा एडवांस बता दूं। लेकिन लेसी में क्या किया भाई, हम तो अकाउंटेंट है, ट्रांजैक्शन नजर आएगी, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना देंगे, बस हमें नंबर्स पता होना चाहिए, नंबर्स को प्लॉट करो, ठीक है ना। बस अब हम थोड़ा एडवांस पढ़ लेंगे। अच्छा, अगर इस सब्जेक्ट का नाम एएफआर होता ना, तो मैं कहता हाँ तुम्हारी अप्रोच बिल्कुल सही है, यू आर इन द राइट अप्रोच। लेकिन इस सब्जेक्ट का नाम जो है ना वो एएफआर है। अगर एएफआर नहीं है तो फिर हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। इस सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। ये जो कुछ लिखा हुआ है ना अबाउट द एग्जाम, ये जो आपके पास हाईलाइटेड है, ये जो आपके पास स्लाइड है, ये मेरी वर्डिंग्स नहीं है, ये मैंने एग्जामिनर के डॉक्यूमेंट से एक्सट्रैक्ट किया और ये मैं आपको दे रहा हूं। यानी कि आप इससे एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन को अंदाजा लगा लो। मैं फिर एक एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। बोलता है क्या एग्जामिनर कि मैं स्टूडेंट को असिस्ट करूंगा उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस,
कि बिजनेस के रियल बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर अगर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग हो रहा होगा तो वो कितना एबल है कि वो अपनी एबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट कर सके। यानी कि आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि अगर कोई अकाउंटिंग की कॉम्प्लिकेशन आए तो एज अ लेमैन, मतलब मैं लेमैन हूं, मुझे नहीं आता, तुम्हें आता है, तो एज अ लेमैन मुझे तुम इस पूरी सिचुएशन को कैसे समझाओगे। यानी कि मैं शेयर होल्डर हूं, जरूरी है शेयर होल्डर IFRS क्वालिफाइड हो, पैसे तो होंगे ना उसको। मैं शेयर होल्डर हूं, मैं तुमसे बोल रहा हूं ये बता दो इनकम स्टेटमेंट ये वैल्यू कहां से, तो एग्जामिनर एक्सपेक्ट क्या करता है, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में वो जो बंदा समझा रहा होगा शेयर होल्डर को, वो अपनी एबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करे। यानी कि इस बात को मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। ये एग्जाम्पल देखें, ये पूरी जो बात है ना, फॉर एग्जाम्पल आप ब्रिटिश एयरवेज के अकाउंटेंट हैं, आप ब्रिटिश एयरवेज आपका कॉर्पोरेट है, उसके आप अकाउंटेंट हैं, और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं, मतलब आपका टारगेट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट राइट साइड। एग्जामिनर पता क्या कहता है, एग्जामिनर कहते हैं मिसाल के तौर पे यू एज एन अकाउंटेंट ब्रिटिश एयरवेज ने एक ट्रांजैक्शन करे। अच्छा ये पिक्चर ट्रांजैक्शन का क्या शो कर रहा है, ये पिक्चर ट्रांजैक्शन का शो कर रहा है कि फॉर एग्जांपल 100 एयरक्राफ्ट हैं, उन्होंने रेनोवेट किया, अपने पूरे एयरक्राफ्ट का इंटीरियर रेनोवेट किया, ये ट्रांजैक्शन हुई, आप ये मानते हैं ना ट्रांजैक्शन। अब हमारे और एग्जामिनर मतलब स्टूडेंट इस वक्त और एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन में गैप पता ही क्या है, हम सिर्फ ये समझते हैं कि एज एन अकाउंटेंट ये जो ट्रांजैक्शन हुई है ना इसको यहां कैसे प्लॉट कर दें, बस जल्दी होती है बहुत, ठीक है। एग्जामिनर कहता है नहीं, मुझे प्रूफ करके दो कि तुम जो ट्रांजैक्शन यहां प्लॉट कर रहे हो उसको तुम्हें कहीं किसी जगह पे अगर हम स्टैंड करते हैं तो वो तुम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। अब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हम गले को डेमोन्स्ट्रेट तो नहीं कर सकते ना, तो डेफिनेटली रियल सिनेरियो होगा तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, अटेम्प्ट करना होगा। अटेम्प्ट का मतलब वहां पर मैनुअल तो है नहीं एग्जाम, अब आपको सिस्टम पे बताना पड़ेगा ये सिचुएशन ऐसी थी, तो मैं एज अ लेमैन क्या बताऊंगा कि देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू IFRS का प्रिंसिपल ये है और इस केस में ये हुआ है तो मैं इसको इस तरह से रिपोर्ट कर रहा हूं। आपने ना F3 पढ़ा ऐसा, ना आपने FR। हमें टाइम पता है किस बात पे लगता है, हमें टाइम सबसे पहले इस बात पे लगता है जो तुमने FR पढ़ा है ना उसको रिकॉल कराने की बात नहीं है, जितना भी FR पढ़ा है। अब जैसे तुमने लीजेस पढ़ा है IFRS 16, अब मैं लेसर डायरेक्ट भी पढ़ा सकता हूं क्योंकि तुम्हें लेसी के बारे में आता तो है, डिमॉन्स्ट्रेट करना नहीं आता। इशू क्या है, जितना FR है ना उसको तुम्हें डिमॉन्स्ट्रेट करना, और SBR के अंदर ऐसा नहीं है कि FR के स्टैंडर्ड नहीं पूछे जाते। यहां जो है ना हमारा जो है वो टाइम ज्यादा कंज्यूम है। मैं लॉजिकल बात बता रहा हूं, अभी एग्जाम पेपर भी ओपन कर देंगे जहां पे आपको नंबर्स नाम की कोई चीजें नजर नहीं आई, बोलेगा भाई डिमॉन्स्ट्रेट करो, एक्सप्लेन करो, डिस्कस करो, दैट इज अप। और ये चाहते हैं रियल लाइफ सिचुएशन यही है। अब आप लोग ज्यादा देखें, हमें ना स्टूडेंट को अब ज्यादा नहीं बताना पड़ता आफ्टर द पेंडेमिक सिचुएशन, क्योंकि अब रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड जो है ना वो आपके सामने आ गई, बिल्कुल आपके सामने। मतलब आप टेक्नोलॉजी को देख लें कितनी तेजी से एक्सपेडाइट कर रही है, सारे मैटर्स हैं। अब इतना नहीं हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हैं और आप लोग अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं भी है, जब भी आपको अंदाजा होगा दुनिया कितनी तेजी से चेंज हो रही है, ठीक है ना। अब दुनिया इट्स नॉट अबाउट द नंबर्स, दुनिया इट्स अबाउट जजमेंट। नंबर्स तो बहुत है, इस नंबर्स की बेसिस पे डिसीजन मेकिंग बताओ, रिपोर्टिंग बताओ, और यही एग्जामिनर भी एक्सपेक्ट करता है। एग्जामिनर अच्छा अगली स्लाइड ये है कि भाई आप अपना जो माइंड सेट है ना वो एग्जामिनर की कुछ एक्सपेक्टेशन है उससे जो है ना आप देख लो। मैं ये मेरी स्टेटमेंट्स नहीं है, ये 2-3 स्टेटमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आपने जिंदगी में गुडविल कैलकुलेट की होगी, एग्जामिनर कहता है अगर गुडविल कैलकुलेट करना आता है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आप
ये माइंडसेट बना ले, एसबीआर के पेपर में गुडविल कैलकुलेट करने के एक रोड लर्निंग है। 4 नंबर का सवाल होगा, 1 मार्क होंगे गुडविल कैलकुलेट, लेकिन जो रिमेनिंग 3 मार्क्स है ना, वो लिखा हुआ है एक्सप्लेन योर वर्क। एग्जामिनर कह रहा है कि आप अपने अंदर एबिलिटी डेवलप करें टू एक्सप्लेन योर वर्किंग इज एन एसेंशियल स्किल दैट इज रिक्वायर्ड इन द वर्कप्लेस एंड इट इज फॉर दैट रीजन एग्जामिनिंग टीम हैज टेकन दिस अप्रोच। ये मैं ये नहीं कर रहा रियल वर्ल्ड में ही होता भाई, ये तुम्हारे एग्जामिनर डॉक्यूमेंट उसके अंदर लिखा हुआ है। तो पहले अप्रोच बना लेना। अगर हमारे मतलब मिसाल के तौर पे हम स्टार्ट करते हैं, अच्छा जी वहां पे डिजिट्स पढ़ा था, यहाँ पे ऐसा डिजिट्स होता है, फिर आप 15 दिन 20 दिन 1 महीने बाद पेपर खोल के देखेंगे तो ये क्या है, तो आपका फ्लो तो सही होना चाहिए ना प्रिपरेशन में। दैट इज द फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की आपसे, द सब्जेक्ट इज नॉट AFR बट मोर देन AFR। इस सब्जेक्ट का नाम SBR है। इट्स नॉट ओनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक पार्ट है, कुछ एड ऑन्स हम करेंगे, वो एड ऑन्स अभी मैं बताता हूं। सो दिस इज नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बट मोर देन दैट, जैसे एथिक्स भी आ जाएगा और बहुत सारी चीजें। अच्छा, अगली स्लाइड से पहले मैं माइंडसेट कर दूंगा आपका पहले, ठीक है, आराम से सुने। अगर मैं आपसे कहता हूं, आराम से सुनेगा ये बात करो, मैं आपसे एक बात कहता हूं कि हम और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके लिए बना रहे हैं? स्टेक होल्डर्स के लिए। स्टेक होल्डर, अच्छा, और एक प्रिसाइज वर्ड कर लेते हैं, यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, यूजर वर्ड जो है ना बड़ा स्पेसिफिक रखिएगा, पहले बहुत ब्रॉडर था। स्पेसिफिक, एग्जिस्टिंग फाइनेंसर। एग्जिस्टिंग फाइनेंसर कौन है? जिसका पैसा लगा हुआ, शेयर होल्डर हो, डेट होल्डर, और पोटेंशियल फाइनेंसर। पोटेंशियल का मतलब आने वाला शेयर होल्डर जो सोच रहा है मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं, या पोटेंशियल डेट होल्डर, कोई बैंक हमें लोन देना चाहता है। तो एग्जिस्टिंग फाइनेंसर, पोटेंशियल फाइनेंसर, they are actually stakeholders of the company, user of the financial system। अच्छा, हमने हमेशा, आराम से एक बात, हम और आप हमेशा जो है ना, जब हम F7 F3 पढ़ते हैं ना, हमेशा हम अपना माइंडसेट हमेशा मेकर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन है, क्या सोचते हैं हम, कैसे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाएं। लेकिन हमें यहां पे पता है एक और बात सोचनी पड़ेगी कि साइलेंट कर देना सेल्फ, हमें एक और बात सोचनी पड़ेगी। अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो इस ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन पे क्या फर्क पड़ेगा? यानी कि आपका पर्सपेक्टिव यूजर बेस्ड हो, मींस इन्वेस्टर बेस्ड। जैसे मैं एक छोटी सी बात बता दूं, आपने अपनी जिंदगी में IAS 40 पढ़ा है ना, IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बहुत बेसिक सा स्टैंडर्ड है। IAS 40 के अंदर 2 मॉडल्स होते हैं ना, एक कॉस्ट और एक फेयर वैल्यू। अच्छा, आप सब एज एन अकाउंटेंट, अगर मैं कहूं कॉस्ट मॉडल सर सेम एज IAS 16, बस एसेट खरीदो और कंसिस्टेंट बेसिस पे से क्या करो, ठीक है ना। ये अकाउंटेंट, हमारे अंदर का अकाउंटेंट बोल रहा है, ठीक है। और एक होता है सर फेयर वैल्यू मॉडल। फेयर वैल्यू मॉडल सर इट्स नॉट IAS 16, हम ईयरली बेसिस पे कोई डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, रियल मार्केट वैल्यू को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। कभी अप होगी मार्केट वैल्यू, कभी। अब कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल को अगर दोनों को रख के देखा जाए विद पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर, अब मिसाल के तौर पे तुम हो एक कंपनी के इन्वेस्टर, आप इन्वेस्टर हैं, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लें, और एक कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं, 2 कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं, दोनों कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, एक कॉस्ट मॉडल, एक फेयर वैल्यू मॉडल। आप कॉस्ट मॉडल वाले को पता क्या बोलेंगे, यार इसकी रिपोर्टिंग बड़ी कंसिस्टेंट है। सोचे यस और नो, यार कंसिस्टेंट है, एक ही डेप्रिसिएशन आ रहा है, सीक्वेंस में एसेट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, बुक वैल्यू। फेयर वैल्यू में यार बड़ी बम्पी सिचुएशन है, कभी वैल्यू अप होता है, कभी वैल्यू। तो अब आप अकाउंटेंट बनकर नहीं सोच रहे,
अब आप यूजर बन के सोच रहे हो, अब आप फैसले करने की पोजीशन में, ये बोल रहा है एग्जाम। अगली स्लाइड पे 3 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, एबिलिटी टू एक्सप्लेन द वर्किंग। नंबर 2, इट्स नॉट अबाउट एफआर, इट्स मोर देन एफआर। क्या है भी बात करेंगे। नंबर 3, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा यूजर ऑफ द सॉरी मेकर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट नाउ हम मेकर के साथ साथ इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से भी सोचेंगे। ठीक है, अभी तो बहुत लिमिटेड बात कर रहे हैं। ठीक है, तुम स्टॉक मार्केट में खड़े हो, पैसे लेके इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अब 2 कंपनीज हैं। एक कंपनी वो इन्वेस्टमेंट करती है, मतलब एक कंपनी दो, तुम्हारे पास जो पैसे ना वो 2 बैंक्स में से एक को सेलेक्ट करना है। बैंक ए के शेयर, बैंक बी के शेयर, हो गया तुम इन्वेस्टर। बैंक ए जो है ना बड़ी स्मूथ पॉलिसी के साथ क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है और कांस्टेंट रिटर्न देता है। बैंक बी जो है ना मार्केट में बड़ा मशहूर है हाई रिटर्न देने पे, लेकिन कभी कभार रिटर्न देता नहीं, लेकिन देता तो बहुत ज्यादा देता है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो में करता है वो इन्वेस्ट। अब आपके डिसीजन पे फर्क तो पड़ेगा ना। मैं ये नहीं कह रहा किसके शेयर खरीदो, लेकिन एज अ यूजर दोनों की रिपोर्ट पढ़ोगे तो फिर उसके हिसाब से फैसला करोगे ना। तो जो अब अगली बात, रिपोर्ट बनाने वाले हैं ना वो इस बात पर बड़े कॉन्शियस होंगे कि हम रिपोर्ट ऐसी बनाए इन्वेस्टर के लिए जो ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। तो आज जो है ना पहली मर्तबा आपको समझाया जा रहा है रिपोर्टिंग का पॉइंट ऑफ व्यू सोचा कैसे जाता है। सिर्फ ये कर नहीं दिया जाता, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा हो, दैट इज द पॉइंट। ये एग्जामिनर की जो 3 स्टेटमेंट्स है ना ये सबसे कोर है। ये मैंने निकाल के ना उसमें से एग्जामिनर रिपोर्ट में से स्लाइड पर डाल दिया। हमारे यहाँ पब्लिक का तरीकाकार क्या है, ये देखो यार अपना वैसी एसीसीए के अंदर बड़ा फास्ट हो गया और दुनिया में बड़ी फास्ट हो गई। ये एफएम के भी लोग बैठे हुए हैं, मैंने तो नहीं बोला किसी को रिवीजन किट पढ़ने को, और जिसने पढ़ी भी है वो हैंड्स प्रूफ उसने पास पेपर। ठीक है, पहली बात ये यार नपी तुली बात कर रहा हूं, कोई इतना एक्सटेंसिव ये रिवीजन किट भी ले लो वो रिवीजन किट माफ कर, जज्बात में आके इतना सारा काम कर लेते हो। लिमिटेड पढ़ो, क्वालिटेटिव पढ़ो। अभी मैं बता दूंगा कितने पास पेपर है, कितने सीबी फॉर्मेट में। भाई मेरा स्कोप ऑफ स्टडीज जो है ना वो अकाउंटिंग सॉरी नोट्स प्लस, मतलब वो नोट्स बुक से एक्सट्रैक्ट किए हुए वो, क्या प्लान का टेक्स्ट मैक्सिमम वो भी लिमिटेड, और पास पेपर्स कोई रिवीजन कर, इसको बेस बना दो। जितने पास पेपर है 10 पास पेपर है तुम्हारे पास, इन 3 स्टेटमेंट्स को बेस बना के काम करो, बजाय इसके कि इनको बगैर सोचे तुम 30 पास पेपर्स करो। है ही नहीं 30 पास पेपर, है ही सितंबर 18 से तो स्टार्ट हुए, सितंबर 18 से तो पास पेपर स्टार्ट हुए, उससे पहले P2 था, SBR था ही, तो वही पास पेपर कर लो। इन ये जितनी चीज आपके पास एस्पेक्ट्स है ना इन सबको कंसिडर करते हैं, दैट्स ऑल, और कुछ। ये है क्वालिटेटिव स्ट्रैटेजी, लेकिन है बड़ा एक्सटेंसिव। पहले तो आपको यूज टू करना, अबे वो पीछे अभी मैं तुमसे बोलूं ना IAS 16 पे एसेट की डेफिनेशन लिखो, तो आप बोलेंगे सर देखें बातें करना अच्छी बात है, कैसी बातें कर रहे हैं। मैं कहूँ IAS 38 का जरा प्रिंसिपल लिखो, वो एग्जामिनर पूछ रहा है भाई यहाँ पर, अभी स्लाइड में मैंने ऐड किया, लिखो। अब लिखने की जो पहली प्रैक्टिस आप करते हैं ना वो पता है कहां करते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में। क्योंकि हर बंदा अपने आप को इंसान थोड़ी समझ रहा होता है, सुपरमैन, सुपर इंसान, वहां देख लूंगा। ये एक बड़ा मसला है ना, मतलब मेरा तो बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है, मुसलमान को अपनी मौत और स्टूडेंट को अपना एग्जामिनेशन हॉल याद रखना चाहिए, जब ही वो बिल्कुल सीधा रहता है। अगर हमें मौत ही याद रहेगी तो सीधे रहेंगे ना भाई, ऐसे एग्जामिनेशन हॉल। पर अगर भूल जाए एग्जामिनेशन हॉल, क्रेडिटियस के चक्कर लगा लिया करें,
या घर पे अगर पेपर दिया गया तो घर वालों को बोलोगे तो तस्वीर खींच रहे ताकि वो यादगार आपकी रहे ना, तो उसको डीपी पे लगा दिया करें कि वो हालत जो होती है और वो कस्में वो वादे जो अल्लाह ताला से आपने किए हुए होते हैं, ये अल्लाह की कसम आखिरी मतलब है, इसके बाद बराए मेहरबानी ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये भाषण नहीं है, ये जो 3 स्टेटमेंट है ना, इसके ऊपर काम होगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, इसके ऊपर काम होगा 5 पेपर्स पे। अब सिलेबस से बात कर लेते हैं भाई। 5 कंपोनेंट है सिलेबस के। नमाज का भी टाइम हो गया, बस 5 में कोई बता रहा हूं, नमाज पढ़ते हैं पहले। ये 5 एरियाज हैं सिलेबस में। पहला है IFRS। नंबर 1 प्रोपोर्शन भी बता दूंगा, एग्जामिनर ने तो प्रोपोर्शन नहीं बताया, पास पेपर से एनालाइज किया, बता दूंगा आगे। एक तो है IFRS, यानी कि IFRS का मतलब है जो तुमने IFRS पहले पढ़ा है ना, उसमें एडवांसमेंट आएगी, कुछ और कुछ नए भी आएंगे, ठीक है। तो पूरा IFRS इंक्लूड, ये नहीं बोलना सर जो F7 ने पढ़ लिया, वो सब पूछ लेता है। 38 में 20 नंबर का सवाल पूछ लिया था, उसने बोला था वो इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर है, बताओ रजिस्टर्ड करो उसको, इंटेंजिबल एसेट, तो कैसे होगी रिपोर्टिंग? तुम सबको पता है यार, फुटबॉल प्लेयर जो मल्टी बिलियन जो है वो अमाउंट होता है, उसके अकॉर्डिंग तो जो जिसने परचेज किया उसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी? दूसरी मतलब एग्जामिन किया, P2 में भी हो चुका है। खैर और भी बहुत सारी बातें आई 38 के अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि जरूरी नहीं है कि SBR को ही कोई एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड होगा, वही मेजर मार्क्स का एग्जामिन होगा। सब सिलेबस में सब पढ़ना है सही तरीके से। एक बात, बाकी 4 चीजें 1 बाय 1 करके बताऊंगा। एक, अल्लाह का वास्ते अब पढ़ लो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। जो तुम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के साथ FR और F3 में किया है ना, ये मैं तो FR पढ़ाते हुए 5 साल हो गए मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे सब पता है क्या करता था। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क उसको पढ़ना पड़ेगा सही से। उस एग्जामिनर ने क्लियर बोल दिया स्टेटमेंट से, एग्जामिनर ने, ये नहीं पढ़ोगे माजरत हम आपको पास नहीं कर सकते, ठीक है। आपको बताया जाएगा ये है क्या और क्या चीज है। एथिक्स आपको पता बड़ा फोकस एरिया है ACC का। एथिक्स वो कैसे एग्जामिन होता है मैं बात करूंगा यहाँ पे। एथिक्स तो जो ACC की गाइडलाइन है वही है, लेकिन SBR में कैसे एग्जामिन होगा भी बात करें। वर्ड परफॉर्मेंस मेजरमेंट आगे चल के ये बात करूंगा। लिमिटेड बात बताइए, मतलब क्या है? ये सारा सिलेबस एरिया विद व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर, उसके पॉइंट ऑफ व्यू, और फिर करंट डेवलपमेंट। मैंने तो क्लास स्टार्ट की है क्लाइमेट चेंज पे, ऐसी जनरल बातें, क्रिप्टो करेंसी पे, वो कहता बताओ। लेकिन याद रखिए करंट डेवलप, अब हम लोग पता ही है करंट डेवलपमेंट में दुनिया में जो कुछ हो रहा है सब SBR में आ सकता है। नहीं भाई, ACC ने बताया हम अगले 4 सेमेस्टर तक ये पूछेंगे, यानी कि सितंबर 21 से लेकर जून 22 तक, बस यही। उसके बाद जब एनवायरमेंट चेंज होगा, बिजनेस एनवायरमेंट चेंज होगा, तो नई चीज होंगी तो सिलेबस में ऐड ऑन करें। तो गलत डायरेक्शन में नहीं जाया करो। ACC डायरेक्टर वैसे उसने बता दिया हम करंट डेवलपमेंट में यहां तक पूछेंगे, उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन का। अब उसमें क्रिप्टो भी है, इसमें डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज भी है, सस्टेनेबिलिटी के भी मैटर्स हैं, हम बात करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, अब मैं इन सब की 1 बाय 1 डिटेल्स बताता हूं, 1 2 3 4 5 कर। फिर पेपर फॉर्मेट, ठीक है ना। उसके बाद सेशन कैसे एग्जीक्यूट होगा, क्या क्या मटेरियल होगा, ओवरऑल उस पर बात करें। नमाज पढ़ लीजिए, 10 से 15 मिनट नमाज का ब्रेक ले लीजिए, हम फिर आगे प्रोसीड करते हैं। यार ये बता दें ऑनलाइन में जितने लोग हैं उनको मेरी प्रॉपर आवाज आ रही थी ना? जी सर क्लियर। बहुत शुक्रिया। नमाज का ब्रेक ले, नमाज के बाद स्टार्ट करेंगे, 15 मिनट का ब्रेक। चलो जी स्टार्ट करते हैं क्लास। आ जाइए, मुझे रिप्लाई करते हैं एक मतलब आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? अच्छा, जितने भी हाइब्रिड मॉडल में जो भी क्लासेस है सबके रिकॉर्डिंग जो है वो वहीं से आपसे कोऑर्डिनेट करना अवेलेबल होती है, ठीक है। चले चलो भाई क्लास सुनो, मेरी बात गौर सुनो। तो मैंने आपसे ब्रेक से पहले एक बात की थी, सुनिएगा गौर से। मैंने आपसे ब्रेक से पहले बात की कि देखें पॉइंट ये कि जब हम SBR को स्टडी कर रहे हैं तो उसका एक राइट अप्रोच डेवलप कर रहे हैं। तो राइट अप्रोच के लिए जो 3 स्टेटमेंट्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है।
इट्स नॉट ओनली अबाउट द एफआर, इट्स मोर देन एफआर। ये आपको सामने नजर आ रहा है। नंबर 2, आप डे 1 से इस बात को फोकस करें कि हाउ टू राइट द, मतलब हाउ टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द राइटिंग स्ट्रक्चर। राइटिंग स्ट्रक्चर में हमें रिस्पॉन्स कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। 2 बात। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप, ठीक है, पेपर का मेजर पार्ट पर्सपेक्टिव ऑफ मेकर है, लेकिन बहुत सब्सटेंशियल एरिया एज एन इन्वेस्टर भी होता है। ठीक है ना, ये 3 बातें। खैर, अब मैं 1 बाय 1 आपको बता रहा हूं। देखिए, व्हाट आर द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करें ना, तो पहली बात मैं सजेस्ट करूंगा, आप अगर 100 आवर्स स्टडी करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा उसमें से 50 to 60% टाइम, मैक्सिमम 60% टाइम स्पेंड करें आईएफआरएस पे। ठीक है ना, लोग आखिरी मोमेंट तक 95-97% टाइम लगा देते हैं आईएफआरएस, बाकी सबको ऐसी गो थ्रू कर देते हैं, कहां से पेपर पास हो। मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को 4 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। मतलब ये कोई कैटेगरी अकाउंट सिलेबस ने नहीं किए, मैंने कर दिया। ठीक है, एक ग्रुप अकाउंट्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आपने पढ़े हैं वहां पर भी, और यहाँ पर एडवांस है, मतलब एफआर में पढ़े, F3 में पढ़े या एडवांस। ठीक है ना, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे जो कि 2, 3, 4 ना ग्रुप अकाउंट्स नहीं है, अदर देन ग्रुप है। अब वो एक्सटेंसिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। कुछ एक्सटेंसिव का मतलब वो बहुत ज्यादा टाइम टेकन है, कुछ लेस एक्सटेंसिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है ना। अच्छा, ये 2 और 3 दोनों जो है ना, ये वो एरियाज हैं जो ज्यादातर आप पढ़ेंगे एसबीआर में। हो सकता है कुछ लिमिटेड पढ़ लिया हो, लेकिन ज्यादातर एसबीआर में। और 4th है प्रायर नॉलेज। ठीक है, इन 4 कैटेगरीज मैंने डिवाइड किया। अभी मैं सबका कैटेगरीज बता रहा हूं, देख लो यहां पर। सबसे पहले ग्रुप अकाउंट, ये आपके पास मेंशन है ग्रुप अकाउंट। इन सब में आप देखें तो इसमें क्या है, सबसे पहले बेसिक में बात करेंगे। ठीक है ना, जिसमें IAS 27, IFRS 3, IFRS 10 होता है। आपके जहन में अगर गुडविल, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ रही है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन एक बात जहन में रखेगा, अगर आपके जहन में ये सारी बातें हैं तो उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि हम इसके जो पॉइंट्स हैं उसको राइटिंग में कैसे लेके आए, हाउ टू राइट द आंसर, दैट्स अ की पॉइंट। फिर आपने बहुत लिमिटेड पढ़ा है चेंज इन ग्रुप स्ट्रक्चर, जैसे डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी, याद है, थोड़ा बहुत पढ़ा है आपने, डिस्पोज करते हैं सब्सिडी तो क्या गेन लॉस होता है। ठीक है ना, अब वो वहां पे ना आपके जहन में नंबर्स आ रहे हैं, मैंने गेन कैसे निकाला। मैं मना नहीं कर रहा, नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा उस डिस्पोजल में उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे होगी, मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, सिखाऊंगा, उसके बाद आपको भी प्रैक्टिस करनी है। आपने कभी भी नहीं पढ़ा, हम आपको पढ़ाएंगे IFRS 11 ज्वाइंट अरेंज। आपने लिमिटेड पढ़ा है IAS 21, बहुत लिमिटेड, फॉरेन सब्सिडी लिमिटेड बातें कर रही है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट या डिटेल है कि फॉरेन सब्सिडी होगी तो कंसोलिडेट कैसे होगा। आपने कंसोलिडेटेड कैश फ्लो कभी नहीं पढ़ा, कैश फ्लो पढ़ा है, और अल्लाह माफ करे कैश फ्लो मेजॉरिटी पब्लिक को, बहुत सारे पब्लिक को, मैं मेजॉरिटी तो नहीं कहूंगा, ये सोचते हुए सर वो तो मैं आता नहीं था, पेपर में भी आया नहीं। मैंने अक्सर एफआर के अंदर लोगों को सुना है, और ये बड़ी खतरनाक बातें यहाँ पर। और IFRS 12 हम लेटर बात करेंगे। अच्छा, राइट साइड पे आपके एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड, ये 6 स्टैंडर्ड जो है ना, ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और जरूरी नहीं है ये टाइम कंज्यूमिंग और एक्सटेंसिव हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि पेपर में बहुत आ रहा है। कभी कभार ऐसा भी हो 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सिर्फ 10% पेपर बना है, कभी कभार ऐसा हुआ है कि 30% बना है, वेरिएशन बहुत है, लेकिन हमें तो सबकी नॉलेज चाहिए। सबसे पहले जो एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड है हम पढ़ेंगे, सबसे पहले नहीं है, सबसे एक्सटेंसिव और टेक्निकल है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है बजना, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे बजाना, ये बजाता है, ये हमारी नहीं बजाता है, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड की भी बजाता है। ये किसी को सही समझ में आ गया तो उसको लेके आ जाना, उसको बोलना बता दे हमें भी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, मतलब सही बता रहा हूँ। वो कहते हैं ना मुझे आता है, आजा भाई तू। खैर बार बड़े इसमें कॉम्प्लिकेशन है,
बाकी सारे स्टैंडर्ड्स अपने सीक्वेंस में IS 12 अल्लाह माफ करे जैसे पढ़ा है अपने FR में, टैक्सेबल हो तो ये कर देना, डिडक्टेबल हो तो ये कर देना, माइनस और प्लस और बस यही, ठीक है। यहाँ पता चलेगा कि जब एग्जाम में पूछता सही तरीके से। एम्प्लॉई बेनिफिट, एम्प्लॉइज बेनिफिट, शेयर बेस्ड पेमेंट कभी नहीं पढ़ा, ये पहली मर्तबा स्टैंडर्ड पढ़ेंगे आप। क्या है लेटर बात करेंगे हम। IFRS 16 आपने लेस ही पढ़ा है, लेस और पढ़ेंगे आप, दोनों पढ़ेंगे आप डिटेल। IFRS 15 पढ़ा है आपने, बिल्कुल अच्छा पढ़ते हैं आप लोग IFRS 15 FR के अंदर, क्योंकि एग्जाम में पूछता बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर और भी ज्यादा एक्सटेंसिव है, ठीक है ना, बहुत एक्सटेंसिव है यहाँ पर। अच्छा, फिर एक कैटेगरी मैंने बनाई है लेस एक्सटेंसिव। लेस एक्सटेंसिव के अंदर अगर आप जितने स्टैंडर्ड देखें, ये आपने कभी नहीं पढ़ा। जैसे मिसाल के तौर पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, मेरी कंपनी में मैं डायरेक्टर हूं, शेयर होल्डर आपको पता है वो तो आउट मैनेजमेंट में नहीं होता। मेरी शेयर होल्डर ने मुझे कहा कंपनी चलाओ, मैं डायरेक्टर हूं। मेरी वाइफ की भी एक कंपनी है जिससे मैं रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूं। अब उनको मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेवर डिस्काउंट दिया, कोई घर भी जाना होता है मैंने, तो भाई ये कुछ ऐसी बात होती है जिसे कहते हैं रिलेटेड पार्टी। अब जरूरी नहीं सिर्फ बेगमात ही रिलेटेड पार्टी है, भांजे भतीजे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, वो उसका बताया है पूरी रिश्तेदारी का एक पूरा सिनेरियो स्टैंडर्ड ने बताया, ये दीज आर रिलेटेड पार्टी, और अगर कोई ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी है तो गुनाह नहीं है, आप डिस्क्लोज करो, ठीक है। एग्जामिनर एग्जामिन करता है इसको, लिमिटेड पार्ट पे एग्जामिन करता है, लेकिन स्टैंडर्ड है। फिर एक इंटरम रिपोर्टिंग होती है, हम और आप ये समझते हैं साल में एक मरतबा रिपोर्टिंग होती है, लेकिन बहुत सारे लोकल गैप्स करते हैं कि साल में 2 मरतबा 4 मरतबा रिपोर्टिंग करें। जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक्स को कहता है कि आप क्वार्टरली हमें क्या करें, रिपोर्ट करें, इंटरम रिपोर्ट। उसके बारे में अकाउंटिंग की गाइडलाइन क्या है, तो मैं हर एक की डिटेल बताना शुरू हो गया, अभी नहीं आगे चल के बताऊंगा। ऑपरेटिंग सेगमेंट होता है, फेयर वैल्यू मेजरमेंट है, वो लिमिटेड आपने पढ़ा है, बहुत एक्सटेंसिव है। IFRS 1 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन, अगर कोई कंपनी पहली मर्तबा IFRS अप्लाई कर रही है या कोई कंट्री शिफ्ट हुआ है लोकल से IFRS, जैसे इंडिया जो है 2015 में IFRS उसने इंप्लीमेंट किया, तो फर्स्ट टाइम जब करेंगे उसकी कंपनी, तो फिर वो क्या क्या लवाजमात है पूरे करने पड़ेंगे वो बताएं। ये असल में स्टैंडर्ड बना था यूके के लिए, यूके में 2005 में पहली मर्तबा IFRS इंप्लीमेंट किया था, अदरवाइज उनका पुराना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो फर्स्ट टाइम अडॉप्शन का गाइडलाइन है। SME आप बिल्कुल सही पिक कर रहे हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। याद रखिएगा, हम जो भी कुछ IFRS में पढ़ेंगे ना, वो लिस्टेड कंपनी के अकॉर्डिंगली होती है, और नॉर्मली जो लिस्टेड कंपनी है ना, वो लार्ज कंपनीज होती है, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखें, देखिए कुछ कैलकुलेशन करिए, अभी तक एसीसी में कितना पैसा लग गया। मेमन कौन है, कोई भी नहीं जा सकता। अबे यहाँ पे होगा ऑनलाइन में कोई मेमन, अबे लाजमी ऐसे कैसे होता है, मेमन के बगैर क्लास कैसे होती है, कौन है। अबे ये कैसी क्लास है, शर्माए नहीं, बोले हैरत है यार, क्लास में मेमन नहीं है, मैं तो आर्गुमेंट करूंगा, होंगे यार। ओ यस, आगे देखिए कोई ना कोई मेमन तो होगा, माम मेमन। चले पर्चा लगा लिया, कितना अभी तक पैसा खर्च हो गया है एसीसी में। ये बाप का होगा ना, जब तो तुझे ख्याल नहीं है, 3.5-4 हो गया होगा। अभी अपनी जेब से लगता है ना 3,86,313 रुपए, और अभी आने के अलग। हम भी ऐसे थे यार, सिगरेट पीने के मामले भी ऐसे, बाप की सिगरेट जलाए, पैसों से सिगरेट जलाए तो मसला ही नहीं है। तो द पॉइंट इज दैट, नहीं देखे, मैंने एक मेमन से सवाल किया, उसने जब मैंने बोला ऐसी है जैसे रैंडम ना, उसने मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताया। असल में मैंने सवाल नहीं पूछा था कि ये आपने कितने कितने पैसे लगाए, मैंने सवाल पूछा था कि भाई एसी से करने के बाद क्या करोगे। तो उसने जवाब दिया, आज तक 5 लाख कुछ खर्च हो गए थे, ठीक है ना, और कह रहा था अभी 2-2.5 लाख रुपए बाकी। सर पहला काम तो मैं इसके 4 गुना कमाऊंगा, फिर आगे सोचूंगा। भाई बिल्कुल सही, क्या गलत है भरोसा। आप जो ये स्टडीज कर रहे हैं, ये इल्म हासिल कर रहे हैं, दौलत हासिल कर रहे हैं, सीधी बात। भाई आपकी क्या इंटेंशन है, नहीं मैं तो साहब पाने के लिए करूंगा, मैं ईदी साहब बनूंगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना भाई। भाई ऑनलाइन में भी ऐसा खुदा ना खाता कोई नहीं होता भाई, कौन कर रहा है आपकी
वो पढ़ना है भाई यहाँ पर, क्योंकि ये भाई इल्म तो मैं नहीं मानता इसको बेसिकली प्रोफेशन है, फनून है। ये एक अलग बात है, क्लास 2 से बच्चे को शुरू करते बेटा पढ़ लिख के अच्छा पढ़ो, सही से पढ़ो ताकि तुम गुलाम बनो वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन बाहर जो भी मैटर है, कहने का मकसद है कि भाई इतने पैसे तो आपने इन्वेस्ट कर दिया ना, टाइम भी इन्वेस्ट की, 4 लाख 5 लाख 6 लाख 8 लाख हो जाएंगे। तो कहने का मकसद ये पहले इसको सोचे कि रिटर्न कैसे आएगा, आरओआई ना, रिटर्न कैसे आएगा भाई, कितना से पे बैक कब निकलेगा। पे बैक से पहले शादी का सोचेंगे भी नहीं आप, सीधी बात है यार। उसके बाद तो पे बैक थोड़ी होता है, लेकिन नहीं ये बात हकीकत है। लेकिन कहने का मकसद ये रिटर्न इन्वेस्टमेंट। अच्छा मैं बेसिकली कहना ये चाह रहा हूं, लेकिन पता है सर बात क्या है, देखिए माशाल्लाह से इतने पैसे लगे आपको, तकरीबन 7-8 लाख रुपए रखेंगे। अब आप जब नौकरी पे लगेंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि यार आज हम अगर 40-50 हजार रुपए लगे या 30-40 हजार रुपए जो भी है, आगे चलते रहे 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए, इतना पोटेंशियल तो होना है यार। अब आपके पास हाँ इंशाल्लाह ताला तो 2-3-4 लाख रुपए, एक चार्ट अकाउंटेंट है, सारे मैटर्स हैं। सिर्फ इतना ही बता रहा हूं, जब IFRS इंप्लीमेंटेशन में रिसोर्सेज होती हैं वो बड़ी एक्सपेंसिव होती है, डेटा एंट्री थोड़ी है। चार्ट अकाउंटेंट हायर कर रहे हैं, ACC क्वालिफाइड हायर कर रहे हैं, टीम होती है, उसको कहते हैं IFRS। एक बात फिर आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा, आप खुद देखेंगे इसके अंदर हर कुछ हम नहीं करते। आप तो पढ़ते हैं ना I16 वैल्यूएशन, अब तो कौन करेगा वैल्यू, वैल्यूअर तो फ्री में कर देगा, चार्ज करेगा। अभी हम एक वैल्यूअर की बात करेंगे जो दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव रिसोर्स होता है, एक्चुरियल्स। एक्चुरियल्स जो है वो दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव ह्यूमन रिसोर्स है, वो आएगा यहाँ पर, वो वैल्यूएशन करके देगा, स्टैंडर्ड की रिकमेंडेशन है, एक्चुरियल साइंसेस पे वर्किंग करेगा। सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं, असल बात समझाने की है। IFRS इंप्लीमेंट करना इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स वेरी एक्सपेंसिव एक्शन। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ये बर्डन बेयर नहीं कर सकते, इतने एक्सपेंसिव रिसोर्सेज, इतने वैल्यूअर्स, लेकिन इंकरेज भी करना है। इसके ऊपर ये स्टैंडर्ड कि उनको कुछ लीनियंसी दी गई है, दैट इज द पॉइंट। ये स्टैंडर्ड इस पे एग्जामिन भी हुआ है अभी 2 सेमेस्टर पर, और उसमें बहुत काम हो रहा है, ठीक है ना। आप F6 वगैरह में पढ़ते हैं, SME की एक डेफिनेशन होती है, हर कंट्री के इतना रेवेन्यू होगा तो ये स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज पे क्या करेगी, फॉल करेगी। जैसे हमारे पाकिस्तान में एक होता है लार्ज टैक्स पेयर यूनिट, LTO कहलाता है, एक होता है मीडियम और स्मॉल टैक्स पेयर यूनिट, वो रेवेन्यू जिनके जो है एक अंडर एक लिमिटेड अम्ब्रेला में होते हैं। तो कैटेगराइज होगा ना कंट्री में, स्मॉल एंटरप्राइजेस और लार्ज एंटरप्राइजेस। तो अगर स्मॉल एंटरप्राइजेस अगर IFRS इंप्लीमेंट करना चाहती हैं तो उनके लिए कुछ लीनियंसी है, वो यहाँ पर। ये प्रायर नॉलेज है, मैं लिस्ट नहीं पढ़ रहा, इन सब के बारे में कुछ ना कुछ अवेयरनेस है आपके पास, ठीक है ना। चाहे IS16 का मैटर हो, कुछ एक IS1 वगैरह यहाँ पर मिस है, लेकिन बाहर ये सारा स्टैंडर्ड यहाँ पर है सर। हर एक की इंपॉर्टेंस है, हर एक की इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। तो लेस और नहीं, सबको पढ़ना अपने हिसाब से। एक बात तो ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट है खवातीन आजाद। अब हम आगे कुछ और बातें करते हैं। अच्छा मैं कुछ, क्योंकि देखिए सिलेबस के 5 एरियाज हैं, हर एरिया पे सिलेबस में है क्या, ये कमेंट एग्जामिनर का क्या है इसके बारे में, ये मेरा कमेंट नहीं है, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया, राइटिंग में नहीं, पिक्चर पेस्ट की हुई है, ये एग्जामिनर की स्टेटमेंट। एग्जामिनर कहते हैं जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ो अपने आप से पूछो, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल बिहाइंड द कैलकुलेशन, ठीक है ना। ये जितनी एग्जामिनर की स्टेटमेंट है ना, चाहे तुम्हारा स्टडी रूम वगैरह ना, वहां पे इसका प्रिंट आउट लगा के लिख दो और लगा दो वहां पे, भाई ये करना है ताकि हम रेगुलराइज हो जाए, दैट इज इंपॉर्टेंट। दूसरी बात ये लिखा हुआ एग्जामिनर में, second point, candidates will have to demonstrate a range of skill abilities which include relating accounting issues to the relevant concepts। वो कहता है भाई जो काम कर रहा हो ना उसको एक्सप्लेन करो। मैं आपको पहले बता रहा हूं सर ये बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं मानता। एक मतलब स्टार्टअप की जरूरत, once you become start the things will go on, मैं ये कहता हूं। लेकिन अगर आप सोचते रहेंगे कर देंगे सारे मैटर्स हैं, फिर नहीं हो सकता।
मैं आपको इसका एक सैंपल दिखा देता हूं। एक सैंपल क्वेश्चन है 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है इकोमा, रखा हुआ है आपके पास, इकोमा क्वेश्चन है आपके पास। मैं ये क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा दोस्त, क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप इसके रिक्वायरमेंट को पढ़ लें, क्लासरूम के अंदर जो है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इस रिक्वायरमेंट के अंदर। एक मिनट में काउंट करता हूं। ये देखिए, ये रिक्वायरमेंट पढ़े आप जरा। रिक्वायरमेंट आपके पास है यहां पर एग्जामिनर का, ये है पॉइंट I16 का, और रिक्वायरमेंट में एग्जामिनर कहता है कि आप क्या करें, डिस्कस, सबसे पहला वर्ड डिस्कस है I16 का, ओ सॉरी I37 I16 ये सब। हाउ 16 million provision associated with the company move to the head office and sublets old head office should be accounted for in accordance with I37। जिसने पूछा है ना वो क्या है, डिस्कशन। क्या आप इस पूरे सिनेरियो को, जो भी पर्टिकुलर सिनेरियो है यहां पर, जो भी सिनेरियो आपके पास, ये सारे सिनेरियो पे आप क्या करें, डिस्कशन करें। आंसर कैसे होगा, किस तरह से वर्किंग करेंगे, बात करूंगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तरीकेकार क्या एग्जामिनर का। अच्छा, इसी तरीके से देखिए, ग्रुप अकाउंट्स का एक क्वेश्चन है, ग्रुप अकाउंट्स का एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे ये लिखा हुआ है, सिर्फ ए और 1 पढ़ेंगे बस। लिखा हुआ है ड्राफ्ट एंड एक्सप्लेनेटरी नोट, और ये क्वेश्चन है किसके बारे में पता है, हाउ गुडविल शुड हैव बीन कैलकुलेटेड ऑन एक्विजिशन एंड शो द अकाउंटिंग एंट्री व्हिच इज रिक्वायर्ड टू अमेंड द फाइनेंस डायरेक्टर्स। अच्छा, क्या मतलब, हम जब वो पढ़ते हैं ना F7, तो ये होता शो द अकाउंटिंग एंट्रीज, लेकिन यहां पर क्या है, नहीं, जो भी कुछ कर रहे हो उसकी क्या करो, इलस्ट्रेट करो। मैं सारा कुछ नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं, ये रिक्वायरमेंट का एक्सट्रैक्ट है, एंड दिस इज कंपैरेटिवली डिफरेंट रिस्पेक्ट टू F7। सारा डिस्कशन वो कैसे होगा मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहली बात माइंडसेट। अच्छा यार, हमें करना क्या है, अब एक्शन पॉइंट क्या होगा, किस तरह से करना है, हम उस पर डिस्कशन करें। इसी तरीके से ये क्या बताया मैंने, IFRS लिस्ट क्या है, पूछा कैसे जाते हैं, एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन है। दूसरी बात, सिलेबस का दूसरा एरिया कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। देखो, मैं अभी डिटेल में तो नहीं जा रहा, लेकिन तुम सबको एक पता होना चाहिए बात। एक दो बातें सुनो मेरी गौर से, मैं दोबारा एक बात रिपीट करता हूं। देखिए, वर्ड है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्डाइजेशन होती है ना। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है, बहुत आसान सी बात है भाई। पाकिस्तान में खड़ोगे कहीं पे भी मैकडॉनल्ड्स का आप फ्राइज मंगवा लें, सेम टेस्ट होगा ना, ठीक है ना। लेकिन ये कहलाती है स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है ना। KFC चिकन कहीं से भी मंगवा लें आप, स्टैंडर्डाइजेशन। आप ये नहीं कहते यार वो वाले एरिया से मंगवा लो, इस एरिया से मंगवा लो। शायद ये किसी लोकल ब्रांड में बोल दें आप, लेकिन इंटरनेशनल ब्रांड पे आप रिलाइज नहीं करते, क्योंकि उनकी स्टैंडर्डाइजेशन होती है। लेकिन एक कंसिस्टेंट पॉलिसी होती है जो कन्वर्ट हो जाती है टेस्ट में या प्रोडक्ट में, ठीक है। अच्छा, ये एक एक्टिविटी है ना, मतलब फूड एक एक्टिविटी है, और उसके अकॉर्डिंग अब रिपोर्टिंग भी एक एक्टिविटी है, ठीक है। रिपोर्टिंग की एक्टिविटी है। पाकिस्तान के अंदर हजारों लाखों बिजनेस होंगे, उनकी कैटेगरीज हैं, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, लिस्टेड,
सोल प्रोप्राइटर में गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं हो रही, पार्टनरशिप में गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं हो रही, डिस्प्यूट की बातें नहीं कर रहा, गवर्नमेंट रिपोर्टिंग के लिए इन्वॉल्व नहीं हो रही। सोल प्रोप्राइटर जैसे अकाउंट्स बनाए टैक्स वालों को मुतमईन कर ले बस। पार्टनरशिप भी ऐसी, प्राइवेट लिमिटेड भी ऐसी। लिस्टेड कंपनी में पब्लिक का पैसा होता है, पब्लिक होती है इन्वेस्टर, उससे इकोनॉमी चलती है, ठीक है ना। उधर करती है पूरी दुनिया की गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, अब इंटरफेयर करती है, किसको कॉन्फिडेंस देने के लिए? इन्वेस्टर। कंपनी गवर्नमेंट कहती है कि हम ऑर्डिनेंस में जो कंपनी ऑर्डिनेंस होता है लॉ, उसमें लिख देंगे कि कंपनीज अपने अकाउंट्स को फाइनलाइज कैसे करेंगे। पूरी दुनिया की कंपनीज पूरी दुनिया में अकाउंट्स को रिपोर्ट करने के कैटेगराइज है, 3 कैटेगरी है। एक कैटेगरी का नाम है आईएसबी, दुनिया के मेजॉरिटी कंट्री आईएसबी को फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। मोर देन 50, तकरीबन 50% हो गया, ठीक है। इंडिया आ गया, उसके बाद 50% तकरीबन हो गया। दुनिया के तकरीबन 35 to 40% कंट्री एफएसबी यानी कि यूएसए को फॉलो करते हैं, एफएसबी फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अच्छा, और आपकी नॉलेज के लिए इन दोनों को कोलैबोरेशन हो रहा है, ठीक है। और उस कोलैबोरेशन के कुछ प्रोजेक्ट्स में एक प्रोजेक्ट IFRS 13 भी है। फॉर योर नॉलेज IFRS 13 अमेरिका और आईएसबी दोनों का बराबर है, ठीक है। ऐसे और भी कुछ लीजिंग के भी मैटर्स हैं, कुछ रेवेन्यूज के भी एस्पेक्ट्स हैं, और ये आहिस्ता चल के अगले 10 सालों में ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और रिमेनिंग जो 10% है ना, वो कहते हैं ना हमें एफएसबी की जरूरत है ना हमें आईएसबी की, हमारा कंट्री का इंडिपेंडेंट बोर्ड होगा, जैसे कि मलेशिया है, जैसे कि चाइना है। वो कहते हैं हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इंडिपेंडेंट। दुनिया इन 3 पार्ट पे स्प्लिट है। हम दुनिया की उस स्टैंडर्ड्स को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है आईएसबी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने कहा है कि भाई हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक प्रोजेक्ट का नाम है IFRS और एक प्रोजेक्ट का नाम है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। हाँ, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपको गाइडलाइन देता है, उन गाइडलाइन प्रिंसिपल्स रेगुलेशंस, उन प्रिंसिपल्स रूल्स रेगुलेशंस को यूज किया जाए जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाए। मैंडेटरी नहीं है, लाजमी नहीं है, लेकिन रेफर जरूर करें ताकि चीजें कंसिस्टेंट तरीके से चलें। एक तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का मकसद ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन में है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एसेट की डेफिनेशन किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं है, एसेट की डेफिनेशन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, वो कैटेगराइज बनता है इन टर्म ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, 516 में आता है। वो इंटेंजिबल हो तो इंटेंजिबल एसेट में आता है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो तो 40 में आता है, और बहुत कुछ। लायबिलिटी की डेफिनेशन किसी स्टैंडर्ड में नहीं है, वो फ्रेमवर्क है। ऐसे बहुत सारे मैटर्स, एक्रूअल्स, इकोनॉमिक रियलिटी, सब्सटेंस जिसे कहते हैं, मल्टीपल्स में, ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ये भी बताते हैं, जब पढ़ाऊंगा तो और डीप में जाऊंगा, कि बहुत सारे ऐसे बहुत सारी ऐसी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनका कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, कोई इनका वारी वारिस नहीं होता। एक बेसिक सी बात बताऊं, पता नहीं अपनी जिंदगी में कितनी मरतबा रिकॉर्ड कर, कभी सोचा नहीं, एक्रूड एक्सपेंस कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसकी रिपोर्टिंग अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। प्रोविजन की बात करें IAS 37 आएगा, एक्रूअल नहीं आता कभी। प्रीपेमेंट्स, ऐसी एडवांसमेंट बात करूं तो मैं कहूंगा क्रिप्टो करेंसी है ही नहीं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसको यूज करेगा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। अब मिसाल के तौर पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे तो स्टैंडर्ड बन गया, एक इंडस्ट्री है ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एयरलाइन पे तो नहीं बना। अब अगर एयरलाइन की कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शंस होंगी तो रेफर टू कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ऐसे इंश्योरेंस का बना, विड्रॉ हो गया IFRS 4, फिर उस पर काम हो रहा है। मिलर एक्सट्रैक्शन पे काम हो रहा है IFRS 16 और IFRS 17 पे। जब आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो वो गाइडलाइन दे रहे हैं स्पेशलाइज एरिया पे कि आप उस पैरामीटर को फॉलो करें। लेकिन कभी ये मत कहना कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क 100% प्रिंसिपल यूज होता है किसके अंदर?
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, दोनों अलग प्रोजेक्ट्स मेजॉरिटी के से है। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में आप ये एग्जामिनर स्टेटमेंट, दिस इज एग्जामिनर स्टेटमेंट। To pass this exam, candidates required an in-depth knowledge of the, खुद बोला इसने in-depth knowledge, इससे डांट नहीं छोड़ा सकता। और ये इंडिपेंडेंट एग्जामिन नहीं होता, इंटीग्रेट होकर एग्जामिन हो जाता है इस तरह से। जैसे मैं अभी केस तो नहीं पढ़ा, ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है IS 38, ये केस है पूरा IS 38। अब थोड़ी सी बात देखें, ये जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है इसके अंदर IS 38 और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को मिलाकर पूछा है। 38 और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को एम्बेड करके पूछा कि बताएं 38 के जो प्रिंसिपल हैं वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से कंसिस्टेंट है या नहीं, एम्बेड करके पूछता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पहले, अगर मुझे गलत नहीं हुआ तो 1989 में एस्टैब्लिश हुआ था। उसके बाद 2010 में अमेंडमेंट आई थी, और हम वही पढ़ते थे। आपने भी F3 वगैरह में वही पढ़ा होगा, FR में भी इनफैक्ट वही पढ़ा होगा। लेकिन अब 2018 में चेंज आया जो एप्लीकेबल है फ्रॉम मतलब स्टार्ट हो गया 1 जनवरी 2020 से। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो रिवाइज्ड है और आपके सिलेबस में रिवाइज्ड है, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब एक काम की बात इधर सुनिए। देखिए ये 2020 से ना ये एप्लीकेबल है, तो ACCA के सिलेबस में 2020 में आया। लेकिन 2020 से पहले जो क्वेश्चन एग्जामिन हुए हैं ना, वो 2010 के प्रिंसिपल पे सॉल्व हुए हैं। ACCA पास पेपर वो अपडेट नहीं करता, पास पेपर ऐसे रहता है। इतनी अच्छी नहीं है, बहुत इतनी अच्छी अकाउंटेंसी बॉडी नहीं है कि वो पुराने क्वेश्चंस को उठा के क्या करे। इसलिए कहा जाता है कि जो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कुछ इश्यूज है ना, वो लिमिटेड है, बहुत ज्यादा नहीं है। उसको फिर मैं एडजस्ट करके या तो कैप्लान की किट से या खुद हम एडजस्ट करके आपको बताते कि यार ये नहीं ऐसे होगा, लेकिन वो हम आपको बता देंगे किस जगह पे है। ठीक है, तो रिवाइज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे काम करेंगे विद द एप्लीकेशन। अच्छा, एक बात है एथिक्स, 5 चीजें हैं टोटल। तीसरी चीज जो है वो एथिक्स है। अच्छा, एथिक्स ACCA में क्या है वो आप पढ़ चुके हैं बहुत, जैसे डबल में पढ़ चुके हैं एथिकल मैटर्स, यानी कि ACCA का कोड ऑफ कंडक्ट है या लॉ में पढ़ते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, वो सबको बताए क्या है। और थ्रेड्स, ठीक है ना, कोड ऑफ कंडक्ट, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, व्हाटएवर, थ्रेड्स आपके पास जो भी है, आपके पास सेल्फ इंटरेस्ट व्हाटएवर। अब पॉइंट बताइए क्या है, हमसे जो पूछा जाता है ना एथिक्स के बारे में, वो अकाउंटिंग इश्यूज को इंटीग्रेट करके पूछा है। फॉर एग्जाम्पल, आप कंपनी के शेयर होल्डर है, या चलो आप कंपनी के फाइनेंस मैनेजर है, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं। अच्छा, मैं कह रहा हूं एक ट्रांजैक्शन को मैनिपुलेट करो ताकि प्रॉफिट एग्जैजुरेट हो, वो मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि उससे मेरा जो सैलरी है, रेम्यूनरेशन है, वो प्रॉफिटेबिलिटी पे बेस करता है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया और मैं आपको प्रेशराइज कर रहा हूं, अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड नहीं होगा, परमानेंट नहीं करूंगा। अब एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि एक तो वो जो अकाउंटिंग इशू है ना उसको पिक करो, बताओ उसका अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है और बताओ एरर क्या है, यानी कि ये क्या गलत बोल रहे हैं और सही करो। ये हो गया अकाउंटिंग इशू। फिर कहता है एथिकली बताओ कि इस अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए या मैनेजर को क्या करना चाहिए, ठीक है ना, टू मेंटेन द इंटीग्रिटी। अगर वो भी सेल्फ इंटरेस्ट पे आ जाए तो फिर क्या होगा। उसके बाद एक्शन पॉइंट्स क्या हो, विसल ब्लोअर बन जाए, ठीक है ना, क्या एक्शंस दे सकता है, ACCA बॉडी को इन्फॉर्म करे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करो, blah blah, ये सारे। It means accounting issues integrate with ethical matters, ये होता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन का मैंने एक्सट्रैक्ट दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन का एक्सट्रैक्ट ये A और B जो है ना, ये अकाउंटिंग इशू है। अगर A पे बात करेंगे तो प्रॉपर्टी IAS 16 है, B पे बात करें IFRS 15 है, C पे देखें तो कहते हैं
ethical issues. Explain any ethical issues which may arise from managing director and accountant from each of the person. ये नॉर्मली ये जो एथिक्स का पर्टिकुलर पॉइंट होता है ना, जो अटैच होता है, ये 7 to 9 मार्क्स, ज्यादातर 7 मार्क्स में होता है. बताएंगे आपको प्रोफेशनल मार्क्स किस चीज के, बताएंगे आराम आराम से. प्रोफेशनल मार्क्स में हम किस तरह से वर्किंग करते हैं, हेडिंग्स होने चाहिए और लाइक दिस, इस तरह से छोटे छोटे चीजें अलग से करके बताऊंगा जब मैं कोशिश खुद करवाऊंगा. हाउ टू हैंडल द प्रोफेशनल मार्क्स. परफॉर्मेंस मेजरमेंट, भाई मेजॉरिटी लोगों का क्वेश्चन पता है क्या होता है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट. परफॉर्मेंस मेजरमेंट में मेजॉरिटी लोगों का क्वेश्चन होता है, सिर्फ वो हमने एफआर पढ़ा है ना, एफआर, उसमें हमने रेशोज पढ़ा है, रेशोज और इंटरप्रिटेशन. ठीक है ना सर, ऐसे ही कुछ होगा. तो भाई एग्जामिनर ने खुद बोल दिया है कि भाई ये गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है. तो उसने खुद बोल दिया नॉट लाइक F7 ratios and interpretation, और the topic is more about investor perspective, the user of the financial. ठीक है ना. और उसमें ऑल्टरनेटिव परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल्स, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट कमेंट्री, क्या है हम आगे चल के बात करेंगे. मतलब भाई किताबी बातें तो कि मैंने तो पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करते हुए बहुत कम देखी है. आई मीन के इस चीज की भी रिपोर्टिंग करने कह रहे हैं कि भाई हम जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं इससे सोसाइटी को कितना नुकसान हो सकता है, उसको आप मॉनिटरी अमाउंट में मेजर करें. क्या बोलना चाह रहा है, पाकिस्तानियों को तो समझ में भी नहीं आएगा, पाकिस्तानी के सब कॉन्टिनेंट को तो समझ में भी नहीं आएगा. फिर इसी की बेस पे फिर क्लाइमेट चेंज भी इंपैक्ट कर रहा है. ठीक है, इतनी गर्मी हो रही है कराची में यार, पहले थोड़ी होती थी यार. हाँ मतलब मैं एक बात कर रहा हूँ ना, पाकिस्तान में पहले इतनी गर्मी नहीं, मतलब कराची में तो नहीं होती थी ना, अब हो रही है. ये हमारे अमाल है ना. मैंने पाकिस्तान पे गलत बात करने को मना किया, पाकिस्तानियों पे नहीं. ठीक है ना, सही बात है ना, पाकिस्तानियों का मैटर नहीं. लेकिन इट्स नॉट अबाउट ओनली अबाउट द पाकिस्तानी, अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इंडियंस हैं या फिर दुनिया के और भी कंट्रीज हैं यार, ऐसा थोड़ी है. हम तो बहुत अच्छे लोग हैं यार, देखा नहीं बराबर में तालिबान आ गया, मतलब अच्छे लोग हैं यार. वहां पे भी देखना IFRS इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा. वैसे भाई द वे अफगानिस्तान में बड़ी जॉब्स मार्केट क्रिएट होगी, आप में से कोई लोग इंटरेस्टेड होंगे जाने में. ये क्या बात है यार, 2001 2003-4 के अंदर, अरे अब तो नहीं है खैर, हमारे उस वक्त अफगानिस्तान के अंदर अकाउंटिंग सर्विसेज की बेइंतहा जॉब्स थी जब अमेरिकन एस्पेक्ट्स पे तो सारी चीजें. और हमें याद है लड़के KPMG से जाते थे, डॉलर्स में उनकी वैल्यूज होती थी. उसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. एक तो ये कि जिस अपार्टमेंट में ऑफिस होता था उसी अपार्टमेंट में रहना भी, उससे बाहर नहीं निकल सकता, सिक्योरिटी इश्यूज होते. और लतीफा ये है कि जब ऑडिट के लड़के जाते थे तो काबुल पे जब लैंड करते थे तो पता ही क्या पूछते थे, कहाँ से, कराची से. कहते कराची के हालात सही है. अच्छा उस वक्त जो है अल्ताफ हुसैन जिंदा था, नहीं मतलब जिंदा तो अभी भी है ना, वो भाई तो जिंदा है ना वो. तो बहरहाल द पॉइंट इज दैट उस वक्त तो था, अब देखें अब तो तालिबान देंगे हमारे तरीके से रिकॉर्डिंग होगी, अब हिसाब किताब क्या है क्या नहीं है. खैर बार तो भाई देखिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि रिपोर्टिंग जो है ना, इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से भी और सोसाइटी पर्सपेक्टिव से भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो. अब वो बातें हैं कुछ भी है, कैसे अटेम्प्ट करना, पढ़ना तो पड़ेगा भाई. तालिबान का ऑडिट कौन करे? तालिबान का ऑडिट बेटा हम बात करेंगे इसके ऊपर, अलग से डिस्कशन करेंगे हम, ड्यूरिंग द सेशन बातें करेंगे क्या होगा. मतलब अबे कुछ रहेगा तो ऑडिट होगा ना. हर बार उनके लाइंस ऑफ एक्शंस क्या होंगे डिपेंड करता है, क्योंकि भाई देखिए इंडस्ट्रीज तो वहां पे भी हैं और लग भी नहीं. देखिए आप सोच रहे हैं 96 से 2001 में बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी ना, इवन पाकिस्तान की और बांग्लादेश की भी, श्रीलंका की भी कुछ कंपनी चाइनीज, वो 6 टाइम्स, मतलब उनका जो रेवेन्यू प्रोसेस है ना वो 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया था. कुछ ऐसी भी चीजें थी जिसमें फूड आइटम था, पाकिस्तान तो इस अपॉर्चुनिटी को गेन करना चाहिए और करेगा. उस वक्त किया था उसने. मुल्तान
जो मुझे नहीं पता तुम लोगों को कितनी नॉलेज है, जो फूड हब है हमारा पाकिस्तान का, वो मुल्तान होता है। उसके थ्रू जो है वो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि हमारा बिजनेस टर्नअप बढ़ गया 96 से 2001 पे। ये आप अपने बुजुर्गों से पूछे, मतलब जिनको जो बिजनेस के अंदर उस वक्त इन्वॉल्व थे। तो हर चीज नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, वो चीजें अपॉर्चुनिटीज भी होती है। चाइना अपॉर्चुनिटी कंसिडर कर रहा है इस वक्त, जो भी है आपके पास, सिंगल बेल्ट रोड है आपके पास, व्हाटएवर कुछ भी है भाई। बाकी रही बात के सिक्योरिटीज इश्यूज, मुझे एक बात बता दें, कराची के लोग सिक्योरिटी इश्यूज, अबे हम किस दौर में गुजरे पता नहीं है। मतलब एक दौर ऐसा भी था 2013, 14, 15 क्या थे भाई, तो बहरहाल वो अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा यार क्या सिक्योरिटी इश्यूज, दुनिया में हर जगह सिक्योरिटी इश्यूज का मैटर है। करप्शन फ्री तो कोई कंट्री नहीं है ना, तो बहरहाल हो जाएगा यार सब सही, कोई मसला नहीं है यार। बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। एसबीआर का एग्जामिनर कहता है कि कैंडिडेट्स को अडॉप्ट स्टेक होल्डर और इन्वेस्टर फोकस इन आंसरिंग क्वेश्चन, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम पहले ही बात कर चुके हैं। और मैं भी इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहा, मैंने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे थोड़ी देर पहले बात की है कि इन्वेस्टर कैसे सोचेगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, कि एक कंपनी है वो बड़ा कंसिस्टेंट है कॉस्ट मॉडल पे, एक फ्लक्चुएटिंग है तो अनसर्टेन होगा। तो यही क्वेश्चन इस तरह से पूछता है। और भी फैक्टर से लेटर बात करेंगे। करंट डेवलपमेंट, लास्ट पॉइंट। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है एक्सपोजर ड्राफ्ट, यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है एक्सपोजर ड्राफ्ट। देखिए एक्सपोजर ड्राफ्ट का मतलब क्या है, कुछ पता है एक्सपोजर ड्राफ्ट का मतलब क्या है? कोई स्टैंडर्ड का नाम नहीं तो नई डेवलपमेंट है, जैसे आपने पढ़ा भी है लीजेस, पहले I-17 था, फिर कन्वर्ट होकर क्या हो गया IFRS 16। अच्छा, अब जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज होता है तो करंट डेवलपमेंट होती है। सवाल ही पैदा होता है जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज होता है तो उसके स्टेप्स होते हैं। अच्छा बाय द वे मैं आपको एक बात बताता हूं, जरा सुने तरीकेकार क्या होता है। हर कंट्री का ना, ये जो आपने वर्ड यूज किया गैप, आज क्लियर कर लें गैप को ना। हर कंट्री का एक अकाउंटिंग बोर्ड होता है, जैसे पाकिस्तान का कौन है, ICAP, ठीक है ना, अकाउंटिंग बोर्ड है। अच्छा सुनिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, हर दुनिया का हर कंट्री का गैप होता है, अमेरिका का नहीं है, हर कंट्री का है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग। पाकिस्तान के गैप में लिखा है कि आप IFRS फॉलो करो। पाकिस्तान का जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि आप IFRS फॉलो करेंगे। मलेशिया है, उनका गैप उनके लोकल स्टैंडर्ड्स। US के अंदर उनका गैप, उनका अपना स्टैंडर्ड था, अब मर्ज हो रहा है, ठीक है। तो ब्रॉडर एस्पेक्ट ना वो गैप होता है। अच्छा पाकिस्तान एक मेंबर है, मेंबर बॉडी है ISB का भी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग, क्योंकि हम IFRS फॉलो करते हैं, ठीक है ना, हमने पार्लियामेंट से अप्रूवल लिया हुआ है, ठीक है, और हम एक बॉडी में। ऐसे ही दुनिया के तकरीबन 112 से 15 कंट्रीज जो है ना ISB के मेंबर्स हैं, इनके ऑफिसेस न्यूयॉर्क और लंदन में। अब वो जो बोर्ड है ना, उस बोर्ड के बाद पास बहुत सारी कम्युनिकेशन चल रही होती है कि दुनिया में हो क्या रहा है। अब मिसाल के तौर पे एक इशू रेज हुआ, लीजेस स्टैंडर्ड चेंज होना चाहिए। अभी मैं क्यों पे बात नहीं कर रहा। अब उन्होंने वर्किंग करी, सबसे पहले उस वर्किंग को रिफाइन करके जो एक ड्राफ्ट रेडी किया ना, उसको कहते हैं डिस्कशन ड्राफ्ट, DD डिस्कशन ड्राफ्ट। और वो ड्राफ्ट एक जगह रेडी करके भेज दिया किसको, सारे मेंबर्स, सर्कुलेट कर। वो स्टैंडर्ड नहीं बना अभी, अभी डिस्कशन चल रहा है, उसके ऊपर कमेंट्स किए सब, सारे कंट्रीज के मेंबर, सारे मेंबर कंट्रीज से कमेंट्स किए, ठीक है, कमेंट करा, फिर किया ड्राफ्ट बोर्ड के पास,
बोर्ड ने स्कोर रिफाइन किया, रिफाइन करने के बाद फिर ड्राफ्ट रेडी किया, उसका नाम है एक्सपोजर ड्राफ्ट। जब एक्सपोजर ड्राफ्ट आता है तो कहते हैं समथिंग नियर बाय कुछ चेंज होने वाला है, हुआ नहीं है, अभी होने वाला है। उसके बाद दोबारा कमेंट्स होते हैं, उसके बाद फाइनलाइजेशन होती है, फिर बनता है नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या चेंज आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। और हर मेंबर, जैसे आई कैप एक मेंबर बॉडी है, उसके अंदर कितना बड़ा बोर्ड है, आई कैप का भी तो एक बोर्ड, एक काउंसिल होगा ना पूरा, जिसमें बिग 4 फर्म्स, बिग 3 फर्म्स के सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, थिंक टैंक्स होंगे। तो एक कमेंट के लिए एक बोर्ड मेंबर कितनी जो है ना आई मीन एफर्ट्स करता है, फिर वो जाके उधर बोर्ड पे जाता है, फिर वो चेंज। तो भाई क्या हमारे सिलेबस में एक्सपोजर ड्राफ्ट होता है? होता है, लेकिन जितना स्टैंडर्ड ने जितना एसीसी सिलेबस ने बताया वो हम मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उस एक्सपोजर ड्राफ्ट के बारे में एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एग्जामिनर नेवर एक्सपेक्ट कि आपके पास डिस्कशन ड्राफ्ट, एक्सपोजर ड्राफ्ट का कोई इन डेप्थ नॉलेज हो, जस्ट एन ओवरव्यू। ठीक है ना? आपके पास इनसाइड विल नॉट बी एग्जामिन्ड, जस्ट बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल। आपसे ये बात की जा सकती है कि भाई इस रिक्वायरमेंट को चेंज करने की, नया स्टैंडर्ड लाने की जरूरत क्यों है? पुराने स्टैंडर्ड के पिटफॉल्स बताओ, नई जो चीज आएगी उसके ऊपर जनरल कमेंट्स करो, एक ओवरव्यू, और उसकी इंप्लीकेशंस क्या हो सकती है, नॉट इन डिटेल। यहां पर हमारे सिलेबस के कंटेंट खत्म हो गए, 5 कंटेंट्स। सिलेबस का, सॉरी एग्जाम का फॉर्मेट क्या है? ये फॉर्मेट है। सेक्शन ए 50 मार्क्स का होता है, 2 क्वेश्चंस होते हैं, 2 क्वेश्चंस होते हैं 30 + 20। पहला क्वेश्चन 30 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन 20 मार्क्स का। और ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो, सॉरी दूसरा पार्ट है 25 मल्टीप्लाई बाय 2, 50 मार्क्स। 100 मार्क्स का पेपर, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन 1 30 मार्क्स का, क्वेश्चन 2 20 मार्क्स, सेक्शन बी 25 मार्क्स। सर पूछना क्या है इसके अंदर? उससे पहले पासिंग रेशो पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना? देखो भाई पासिंग रेशो इसका, अगर मैं सिर्फ लास्ट सेमेस्टर को देखूं ना तो 44 है, और ये फ्रॉम द बिगिनिंग के सितंबर 18 वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है ना? ये देख लो 47 से लेकर 52 के रेडियस में था ये। फर्स्ट टाइम इसका रिजल्ट ड्रॉप हो गया ना, कितना हो गया? 44%। ये हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ऐसा रीजन क्या है कि रिजल्ट ड्रॉप हो गया। बेटा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, मैनुअल तो भूल जाओ, नहीं ये एक रीजन नहीं। मार्च 21 के अंदर भी दुनिया के बहुत सारे पार्ट पे हुआ था कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, लेकिन फिर भी रिजल्ट ऊपर हो गया, देखो 52% पे गया। मैं इस बात को नहीं कहता कि जो है ना कि हम ये कहेंगे कि 44% रिजल्ट ड्रॉप हुआ, इसका रीजन कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट, क्योंकि देखो कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट को फर्स्ट टाइम तुम्हारे स्टूडेंट के लिए थोड़ी था, वो तो F9 तक यूज टू था पहले, ठीक है? हम इसके ऊपर लेटर डिस्कशन करेंगे कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट। अच्छा, अब मैं कुछ बात कर रहा हूं, देखिए ये जो पास एग्जाम है ना, इसका एनालिसिस क्या है, क्या एनालिसिस है? मैंने आपको बताया ना 100 मार्क्स का क्वेश्चन। अब अलग अलग क्वेश्चन से बात करते हैं। जो सेक्शन ए का क्वेश्चन 1 है वो 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स। अच्छा, ये 30 मार्क्स में ना आपको ज्यादातर चीजें ग्रुप अकाउंट्स की मिलेंगी, ज्यादातर चीजें ग्रुप अकाउंट्स की मिलेंगी।
ठीक है। अच्छा, मैंने एक अंदाजे के मुताबिक लिखा है, एग्जैक्ट रूल नहीं है, 15-17, मोर देन 20 मार्क्स भी हो सकता है, 25 मार्क्स भी हो सकता है, लेकिन मेजर मार्क्स किसका होगा? ग्रुप अकाउंट्स का। अच्छा, ये एक बात ध्यान में रखिएगा, एग्जामिनर ने साफ बोल दिया कि कंसोलिडेशन बनाने नहीं पूछूंगा मैं, यानी कि भूल जाए आप कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या कैश फ्लो पूछा जाएगा। आपको शक्ल भी करा चुका हूं मैं, तो गुडविल को कैसे पूछ रहे हैं, उसने बोल दिया मैं, ये कोई नाम इस किस्म की को बेवकूफी करेंगे, चलो भाई बैलेंस शीट बनाते हैं, ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है मेरा। हाँ, सारी चीजें पढ़ेंगे विद द एक्सप्लेनेशन, विद द डिस्कशंस। एक बात, अच्छा, अगर 30 में से कोई भी 20 मार्क्स, 21, 22 मार्क्स होता भी है, तो अगर मैं मिसाल के तौर पे इस सवाल को देखूं जरा, ये देखो इस सवाल को, ये ग्रुप अकाउंट्स का सवाल है, ये तो मैं नजर आ रहा है 30 मार्क्स का क्वेश्चन है। 30 में ये जो ए पार्ट है ना, ये ग्रुप है पूरा, यहां से लेकर यहां तक, लेकिन सी पार्ट देखोगे तो वो आईएफआरएस 9 का है, बी पार्ट भी तकरीबन आईएफआरएस 9 और कुछ चीजें जो है ना बिजनेस कॉम्बिनेशन की है, यानी कि 100% क्वेश्चन सेक्शन ए का क्वेश्चन 1 इससे रिलेट नहीं करता ग्रुप अकाउंट्स, वो कुछ और एरिया सिलेबस का दे सकता है, एथिक्स नहीं, एथिक्स अलग से पूछता है। सिलेबस का जो सेकंड, अच्छा ये बता दूं मैं, सेक्शन ए का जो क्वेश्चन 2 है ना 20 मार्क्स का, उसमें आईएफआरएस का केस होगा और प्लस एथिक्स होगा, या फिर थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं, अकाउंटिंग इश्यूज होंगे और साथ में क्या होंगे, एथिकल मैटर। सेक्शन बी, अच्छा सेक्शन ए और बी आपको पहले से पता होता है, 30-20 में ग्रुप प्लस सम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और सेकंड क्वेश्चन एथिक्स। सेक्शन सी के, सॉरी सेक्शन बी के जो 25 मार्क्स से 2 क्वेश्चन है ना, वो ओपन एंडेड है, 25 मार्क्स से 2 क्वेश्चन, और एग्जाम ज्यादातर स्टूडेंट जो है इसी पे स्ट्रगल कर रहा होता है, वो कहता है सर पता नहीं क्या पूछेगा, ये हैंडल नहीं हो रहा, ये है पॉइंट आपके पास, नॉट स्ट्रक्चर लिखा है मैंने। 25 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, 2 शॉर्ट सिनेरियो या केस स्टडी होगा, डिस्कशन भी है और कैलकुलेशंस भी है, कॉम्पिटिशंस, एनी एरिया ऑफ द सिलेबस, लेकिन एथिक्स नहीं, एथिक्स वो पूछ चुका। सर ग्रुप अकाउंट्स का ऐसा हो सकता है कुछ चीजें यहां पूछना, कुछ भी थ्योरेटिकल, ठीक है ना, इसमें स्टैंडर्ड मतलब एग्जामिनर चाहता है कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज और एप्लीकेशन, अगर कोई कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है तो उसको भी लेके, वो बिल्कुल इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव को भी छोड़ेगा। सर परफॉर्मेंस मेजरमेंट कहां पूछता है, यही पूछता है, इसी एक क्वेश्चन। करंट इश्यूज बिल्कुल हो सकते हैं, सर कहां हो सकते हैं करंट इश्यूज, सेक्शन बी में ज्यादातर देखे गए, सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 में देखे गए। फाइनली अगर मैं बात करूं एग्जाम, एसबीआर एग्जाम का प्रिपरेशन का प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन है, यानी कि 5 एरिया ऑफ सिलेबस जो है ना बच्चों, वो स्प्लिट इस तरह से है। आईएफआरएस 60%, मतलब ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये 5 पेपर का मेरा एनालिसिस, कि भाई अगर रिफ्लेक्ट हो रहा होता है एवरेज 60% जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क 10%, एथिक्स 7%, करंट डेवलपमेंट 8%, परफॉर्मेंस मेजरमेंट 20%, थोड़ा वेरिएशन हो सकता है।
थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। सुने बात, मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी स्टडीज को भी ना बैलेंस ऐसे ही करें, शुरू से नहीं कर सकते आप कि मैं पहले दिन बताऊंगा इथिक्स पे भी शुरू हो जाओ, परफॉर्म नेचर में नहीं। अबे पहले दिन तो ये होगा बेटा लिखो, तो क्या बोल रहे हैं, तो हम तो नंबर्स करते थे, नहीं बेटा लिखने की आदत डालो। पहले इज्जत से बोलेंगे, फिर फहीम साहब से बोलेंगे, फिर फहीम साहब पूछेंगे रजिस्टर्ड होगा, हाँ होगा, फिर देखना क्या होगा। सीधी सी बात है यार, क्योंकि इसके बगैर रिजल्ट नहीं आता। और हमारे भी तो, हमें भी डर लगा, पहले एसबीआर में खड़ा होता अगर 50% रिजल्ट है खैर, अब वो रिजल्ट ड्रॉप कर दिया तो अब वो मेहनत बहुत बढ़ जाएगी, आपकी तरफ से भी हमारी तरफ से। इसी तरीके से अगर मैं ये बात करूं, आराम से सुनिएगा, ये एफएम गलत है भाई, ये एसबीआर है। इसके अंदर एक बड़े काम की बात है, अगर मैं यहां पे कहूं कि आपके पास पेपर की क्या डिटेल्स है, भाई मैं तो समझता हूं जो प्रैक्टिस है ना, वो प्रैक्टिस बस जो बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग है। ये पास पेपर प्रैक्टिस होगी, बाकी जो मेरे क्वेश्चंस हैंडआउट्स में होंगे वो अटेंड करेंगे। हाँ ये बस समझता नहीं, ये पास पेपर। अच्छा ये मैंने ना पूरा पिक्चर आपको बता दिया, आराम से सुनेगा कि ये टोटल जो 7 + 3 10 50 क्वेश्चन होते हैं एक अटेम्प्ट के अंदर। अगर आपके पास 4 सवाल, सॉरी 40 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, 4000 मार्क्स, 4000 मार्क्स मल्टीप्लाई बाय हर मार्क के अंदर कितना टाइम एलोकेटेड होता है, 1.8, 4000 मल्टीप्लाई बाय 1.8, चल थोड़ा ज्यादा 8000 मिनट। अबे इतना तो पढ़ना ही है, फिर समझना अलग। 8000 मिनट को जरा डिवाइड तो करो 60 से, कितने घंटे बनते हैं, 133 घंटे तो सिर्फ प्रैक्टिस के। 11 हफ्ते हैं, 11 हफ्ते डिवाइडेड बाय करना बेटा, आपको कितने करना है हर डे में प्रैक्टिस। हाँ 5.5 आवर्स, 137 का 133 आवर्स है ना, डिवाइड बाय 11, 12 पर वीक डिवाइडेड बाय 7, एक तो वीकेंड होते 6 करते बेटा, 2 घंटे तो डेली के प्रैक्टिस के चाहिए। समझना अलग, मेरा भाषण अलग, किताब पढ़ना अलग। बेटा ये मैंने आपको शीशा पीने वाला नहीं, औकात वाला जो है ना वो दिखाया है, ये करना पड़ेगा। ये सिर्फ ये कह रहा ना, बस यही है प्रैक्टिस, यही कर ले बेटा। और उस पे क्वालिटेटिव मैटर पे, क्वालिटेटिव मैनर क्या होता है अभी हम आगे बात करेंगे। अच्छा दूसरी बात ये, अच्छा ये एक बात समझ, ये बात समझ लो, ये जो 2 अलग अलग स्प्लिट करके बताया ना, ये क्या है, सुनो मेरी बात, इधर अटेंशन रिक्वायर्ड है। देखो मेरे बच्चों इधर सुनो मेरी बात। एक बात तो ये, तुम सबको पता है, इधर सुनो, सीबी फॉर्मेट पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास, ये सीबी फॉर्मेट पे, तो मैंने ये एलोकेशन इस तरह से बना दिए तुम्हें, ये 7 एग्जाम्स जो है ना तुम्हारे सीबी पे अवेलेबल है, ठीक है ना। और जो 3 एग्जाम्स है ना, ये सीबी फॉर्मेट पे अवेलेबल, लेकिन एसीसी की वेबसाइट पे पेपर है। सितंबर 18 से लेकर 2022 तक यही पास पेपर्स हैं। सीबी फॉर्मेट पे 3 एग्जाम पेपर नहीं है, 7 एग्जाम पेपर्स हैं, ठीक है। 2 स्पेसिमेन है इसमें, स्पेसिमेन का मतलब सितंबर 18 से पहले पब्लिश हो गए थे, और बाकी है, यानी कि टोटल 8 पास पेपर्स हमारे पास अवेलेबल। दूसरी बात ये,
मेजर एरिया जो तुम्हारे प्रिपरेशन का है ना, यहाँ एएफएम में नहीं था, मेजर एरिया वो मेरे नोट्स हैं, तकरीबन 85 to 90%। मुश्किल से 10% बोलूंगा बुक में यहां से चीजें पढ़ो। यहां नोट्स बहुत एक्सटेंसिव होंगे, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। तो एक तो ब्रीफ कोर्स नोट्स होंगे और उन नोट्स के साथ कुछ सजेस्टेड सोल्यूशन होंगे। देखो मैं तुम्हें बताता हूं सजेस्टेड सोल्यूशन, बताता हूं मैं तुम्हें। कुछ क्वेश्चन बैंक्स होंगे, एक कैपलान का स्टडी टेक्स्ट। मेरा नहीं ख्याल आपको रिवीजन किट परचेज करनी है, बाकी आपकी मर्जी है। कैपलान की परचेज करो। देखो इधर मेरी बात सुनो गौर से, क्लास इधर अटेंशन रिक्वायर्ड है। देखो कुछ ना सारे पास पेपर का तो नहीं कर सकते हम डेफिनेटली, देखिए कुछ जगह पे ना आपको सजेस्टेड आंसर्स दिए जाएंगे। तो सजेस्टेड आंसर्स का मतलब क्या है? सजेस्टेड आंसर का मतलब ये कि जब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो पास पेपर से उठाते हैं आंसर, लेकिन स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि दो चीजें कैसे होंगी पेपर में। एक चीज होती है जिसका नाम होता है टाइम मैनेजमेंट, और एक चीज है जिसे कहते हैं मार्क्स मैनेजमेंट। इन दोनों को कैसे हैंडल करना है कि मिसाल के तौर पे अगर पार्ट ए 5 मार्क्स का है तो आपको क्या क्या चीजें लिखनी है। नंबर 1 वो लिखना है जो एग्जामिनर ने पूछा है, उससे बियॉन्ड नहीं जाना। दूसरी बात, मार्क्स टाइम जितना है उसी के अंदर रहता है लिखना है। एसबीआर में एज कंपेयर टू एएफएम, इसलिए इन लोगों के पॉइंट पे बता रहा हूं, ज्यादा प्रेशर आता है। मैं आपको पहले बता, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हो सकता, मुझे अंदाजा नहीं। एसबीआर में टाइम प्रेशर एज कंपेयर टू एएफएम जिन लोगों ने दिया हुआ है उससे ज्यादा, ये मैं आपको पहले बता, क्योंकि इसमें चीजें बहुत एक्सटेंसिव है। तो ध्यान में रखिएगा, ये कुछ सजेस्टेड आंसर्स है जो कि मैंने आपसे डिस्कस करना है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे सजेस्टेड, सेलेक्टेड सारे पास पेपर्स के। हम आपको गाइडलाइन देंगे, आप ऐसे वर्कआउट करें। असल बात ये होगी आप सीख के जाएंगे और खुद करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा एक और बात बता दूं, देखिए मैं आपको क्यों डिनाई कर रहा हूं कैपलान की रिवीजन किट। मैंने कैपलान की रिवीजन किट इग्नोर नहीं करी हुई, जहां जरूरत है मैंने नोट्स में इनकॉर्पोरेट किया, जहां जरूरत है अननेसेसरी। मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात ये एसबीआर का जो अच्छा दूसरी बात बताइए कैपलान ने क्या किया है, इवन बीबीबी ने P2 के क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेट किया। अबे यार वो एग्जाम उस स्टैंडर्ड पे एग्जाम नहीं होंगे, मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूं? तो जो रेलेवेंट है ना वो हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात ये कि स्टूडेंट सिमुलेट करे। सिमुलेट किसको करे, मैं जब बता दूं तो उसके बाद सिमुलेट करे एग्जाम क्वेश्चन, पास पेपर के एग्जाम क्वेश्चन सिमुलेट करे कि अज्यूम करे वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ है, तो उसको टाइम मैनेजमेंट और मार्क्स मैनेजमेंट करते हुए वहां पे कैसे करे, ये है पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बाकी ये एक एसबीआर का सक्सेस रूल है। मैं अभी बात करूंगा जब मैं सिलेबस को स्टार्ट करूंगा कि हाउ टू अप्लाई द थिंग्स, कि पहले आप प्लान करें सवाल को, फिर आप अप्लाई करें नॉलेज और कनेक्ट करें केस में। जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं एफएम उनको अंदाजा होगा मैं कितना फोकस करता हूं उसमें, कि प्लानिंग इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। भाई देखिए प्लानिंग की सबसे बड़ी एग्जांपल है, मुझे नहीं पता अब मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, अगर कोई इंडियन है भाई प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। भाई मैं तो लास्ट ईयर जो
अनप्लान्ड अटैक हुआ था ना, मैं उसकी एग्जांपल दूंगा। आप प्लान करके काम करेंगे ना, खैर अब तो रिसेंट एग्जांपल तो अमेरिकन की देनी चाहिए, बस प्लान करके अटैक करता तो कुछ हासिल भी होता। अनप्लान है तो ना, तो उन्होंने प्लानिंग के थ्रू एग्जिट किया ना एंटर हुआ था प्लानिंग के थ्रू। ओ भाई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लानिंग। मैं बड़े कैटेगोरिकली आपसे बात कहता हूं, अगर 200 स्टूडेंट्स बैठा हुआ ना एग्जामिनेशन हॉल में, और मेरा स्टूडेंट है 10%, 20 स्टूडेंट बैठा हुआ, 180 स्टूडेंट्स ने पेपर स्टार्ट कर दिया, मेरा स्टूडेंट जो है ना वो प्लानिंग कर रहा है और उसने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन वो प्लानिंग अच्छी कर रहा है। 3 घंटे के एंड में वही बंदा आगे होगा जिसने प्लानिंग अच्छी। भाई ये मेरा कॉन्फिडेंस है, मैं बताता हूं ऐसे हो है। पैसेट मैनर पे क्वेश्चन से पेनिट्रेट करना, अब तो खैर सिस्टम बेस्ड होता है, पहले मैनुअल होता था, काट रहे पेपर को, पता नहीं क्या कर रहे हैं। भाई प्लानिंग से काम करो, लिमिटेड, अननेसेसरी ओवर बर्डन होके काम नहीं कर रहे, रिलैक्स, लेकिन इसका प्रैक्टिस करो। इस चीज का पहले क्या होता है भैया ना, मौत से पहले मौत की तैयारी, एग्जाम से पहले एग्जाम की तैयारी, ठीक है ना। दो दो चीजें तो हम मानते ही नहीं है ना, एक तो एग्जाम डे को याद कर छोड़ना, यार छोड़ दफा कर दफा, कौन जाके देख लेंगे दफा। एक बात आपके पास, देखिए एग्जाम डे पे जाके देख लेंगे क्या होगा, नहीं हो सकता ना, उसको वर्कआउट नहीं कर सकता आप ऐसे, प्लान ही नहीं कर रहा होता आप प्रॉपर। प्लानिंग ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। बाकी यार वो टीएसए वालों की भरमबाजी है, मतलब समझ रहा, प्लैटिनम स्टेटस कॉलेज और वो सारी चीजें, ठीक है, वो सबको पता है, इसीलिए बैठे हैं आप। अच्छा बाकी यार वो मैंने आपको बता दिया क्या है, ये चीजें आपको पता है भाई, यार वो भाषण बस क्या तारीफें करें हम, ठीक है, सबको पता है। 11 हफ्ते आपके पास हैं, आइडियली ये कि अगर आज से 11 हफ्ते हैं तो आप 7 से 8 हफ्ते जो है वो क्या करें। अच्छा ये सेशन भी ऐसा है कि ना कोई ईद है ना पकड़, 12 रुपये वाला, मतलब बीच में मेरा ख्याल है 12 रुपये वाला, तो उसमें 1-2 दिन का मैटर होगा। 12 ये इस तरीके से लेके चलते हैं, और ये होगा ओवरऑल मैटर। बाकी बस एसबीआर स्टार्ट करेंगे, जून लिखा हुआ है दिसंबर का मैटर। ये पॉइंट है आपके पास। हम सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से स्टार्ट करेंगे बेटा, हम जो स्टार्ट करेंगे ना, मैं एसेट की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको थोड़ी गैरत भी आए। सब कोई ना वो नहीं आएगी सारी चीजें। अच्छा वीकली स्केड्यूल मेरे ख्याल से फहीम साहब ने आप लोगों को दे दिया, नहीं दिया तो मैं आपको बता देता हूँ, अपने पास नोट कर लें वीकली स्केड्यूल। नहीं आप अपने पास लिख लेंगे, नोट कर लें। वीकली स्केड्यूल भाई देखिए, टोटल 4 क्लासेस हुआ करेंगी आपके पास, वेडनेसडे, थर्सडे। अच्छा बेटा जितनी भी क्लासेस हैं वो सारे हाइब्रिड मोड में हैं, और वो जो है आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी। आप ये प्लीज ये बात इंश्योर तो नहीं कर लें, डेफिनेटली आपको वो अंदाजा है, पता ही है सबको, ठीक है देख लेंगे इसको, अभी स्टार्ट होगा रहा। अच्छा सैटरडे है, संडे है, किसी के पास स्केड्यूल दिया हुआ है मेरे ख्याल से कितने बजे से? 12:30 से संडे की भी सेम टाइमिंग है। बेटा ये वीकली स्केड्यूल है, इंशाअल्लाह ताला इसी के अकॉर्डिंगली वर्कआउट करेंगे हम। दोबारा से बता दूं, हाइब्रिड है तो आपको नेक्स्ट 1 डे पे जो है वो उसके लिंक्स वगैरह मिल जाया करेंगे, हम इसके अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे ओवरऑल। अच्छा कुछ बातें हैं जरा सुनने गौर से, क्योंकि सॉफ्ट जो लोग सॉफ्ट में यानी कि ऑनलाइन है वो भी अपनी जगह पे, भाई आप ऑन कैंपस क्लास ले रहे हो या फिर ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, अपने सिस्टम पे जो है वो SBR December 21 के नाम से एक फोल्डर बना लो अपने सिस्टम में।
ठीक है ना। वो आपको जो हार्ड कॉपीज है वो यहाँ से अवेलेबल हो जाया करेंगे जो भी है। अब सॉफ्ट में भी मैं उधर हैंड ओवर कर लूंगा जिसको सॉफ्ट में पढ़नी उसके अकॉर्डिंग भी कर। ठीक है, मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि अब सब कुछ सिस्टम बेस्ड है तो सॉफ्ट पे ही काम करो यार, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग भी वर्कआउट हो जाए। ठीक है ना, सारी चीजें तो बेहतर ये है कि हार्ड कॉपी अपनी फाइल भी मेंटेन करो, दूसरा सॉफ्ट में भी अपनी जो है प्रॉपर फाइल मेंटेन करो। व्हाट्सएप करो, मैं ड्रॉप बॉक्स यूज नहीं करता, व्हाट्सएप के ऊपर और सारी चीजों की अपने फोल्डर को मेंटेन करो। फोल्डर के 5 पार्ट्स बना लो जो सिलेबस है, फोल्डर्स के 5 पार्ट्स बना दो जो सिलेबस है। ठीक है ना, सब फोल्डर्स बना लो, IFRS है, उसके बाद जो है वो एथिक्स के साथ है वो सारी चीजें। ठीक है ना, ये वर्कआउट कर लें, फिर इसके अकॉर्डिंगली हम आगे प्रोसीड करेंगे। हम इंशाल्लाह प्रॉपरली कल से क्लास स्टार्ट करेंगे। आई मीन के आज मैंने आपको माइंडसेट डेवलप करा दिया क्या है, कल कोई ये नहीं बोलेगा अच्छा तो यहाँ पे लिखना होता है, मतलब एक बात है यार, अच्छा तो यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है ना, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे एसेट से स्टार्ट करेंगे और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारी 6 बजे और फिर 9 बजे हम ऑफ करेंगे। 6 बजे कर लो, फिर उसके बाद वो 5-10 मिनट आगे वैसे हो जाते हैं। चलो जी, कोई क्वेश्चन है किसी का तो मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, ये एक सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन में भी जो लोग हैं ना वो भी सुन लें, आराम से सुन। ठीक है, आप लोगों को कहना ये कैसा, देखें F7 की जो चीजें वो हम खुद रिवाइज करेंगे, आप कराएंगे। देखिए मैं आपको बात बताऊं, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले क्या कहा, एसिड की डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा। एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, दूसरी बात ये, देखिए मैं 100% नहीं कह रहा कि हम यहाँ पे खड़ो के सब जो है ना I16 रिवाइज कर रहे हैं। अगर हम ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं ना I16 उसके अकॉर्डिंग रिविजन स्टार्ट हो गया सारा मैटर, हम एक गलती करेंगे, हम SBR को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो रिविजन होगा 2 वे, कुछ बात है मैं आपको कहूंगा उसमें SBR इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, कुछ मैं आपको बोलूंगा आप करें, यानी कि मैं भी अपना रोल प्ले करूंगा रिविजन का, आप भी रोल प्ले करेंगे। इट्स अ 2 वे मैटर। हो सकता है बीच बीच में मैं क्या करूं, FR से रिलेटेड जो रिविजन है उसकी कुछ वीडियोस दूं, सिर्फ FR से रिलेटेड, ताकि वो सपोर्टिव हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हम वो SBR के अंदर को स्किप कर रहे हैं, ताकि आपके लिए सपोर्टिव हो जाए और फिर उसके अकॉर्डिंग भी करें। तो रिविजन ऑफ FR, नो नीड टू रिक्वायर्ड कि आप FR को खोलें, जो कुछ है किताब से। हम कुछ करेंगे वर्किंग, हम आपको कुछ पढ़ने या रिकॉर्डिंग सुनने देंगे, आप वो करें वर्किंग और फिर ऑटोमेटिकली मोमेंटम एस्टैब्लिश होगा। लास्ट बात ये बोलूंगा, मुझसे ये नहीं बोलो कि F7 के स्टैंडर्ड रिवाइज कराएं, सुने, मुझसे ये बोलो F7 का स्टैंडर्ड SBR में एग्जामिन कैसे होता है। तो इन द क्लासरूम वी विल फोकस हाउ टू हैंडल द FR स्टैंडर्ड्स कैलिबर विद SBR। अगर हम वो काम करने चले गए रिवीजन पे तो हमारा एक्चुअल थीम जो है ना मटेरियल SBR का मिस हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? तो हमारी तरफ से भी एफर्ट्स होंगी, आप भी वर्कआउट करेंगे, फिर हम लेके चलेंगे। ठीक है, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।